हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। ये हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ का लास्ट क्लास है। ठीक है, इसमें हम लोग जितने भी लेबर लॉ के इंडस्ट्रियल रिलेशंस के टॉपिक बचे हुए हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इस वीडियो के बाद कुछ भी अगर अपडेट रहेगा करंट अफेयर को लेके इंडस्ट्रियल रिलेशंस या लेबर लॉ से, या कुछ टॉपिक्स छूटे रहेंगे तो उसको भी एक वीडियो बना के हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का क्लास। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मेरा नाम राहुल बरनवाल है। ये मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का क्लास। तो देखिए हमारे पास ये पीडीएफ है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। ठीक है, और इसमें लेबर लॉ के भी कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसमें ये पीडीएफ टोटल 49 पेजेस का है। अभी तक हम लोग पेज नंबर 26 तक कर लिए हैं। हम लोग पेज नंबर 27 करते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, उसका नाम है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और उससे जुड़े इंडस्ट्रियल रिलेशंस अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक संबंध हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक संबंध क्या होता है। जब हम इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जब हम लोग रिलेशंस का बात करते हैं, एम्प्लॉयर के बीच में, वर्कर के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, एक से अधिक देश के बीच में जब रिलेशंस होता है विथ रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स एंड गवर्नमेंट्स, ठीक है, उसी को हम लोग इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस बोलते हैं। जो मल्टीनेशनल होता है, मतलब एक से अधिक राष्ट्र उसमें रहते हैं, एक से अधिक कंपनियां होती है, और ग्लोबल लेवल ताकि वैश्विक स्तर पे लेबर का क्या स्टैंडर्ड्स हो, कितने वर्किंग आवर क्या होना चाहिए, वर्किंग कंडीशंस क्या होना चाहिए, उनका वेज क्या होना चाहिए, वो सारा चीज़ डिसाइड होता है। ठीक है, क्यों ज़रूरी है हम लोग को इंटरनेशनल लेवल पे इंडस्ट्रियल रिलेशन को पढ़ना, क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन और MNC का दौर आ रहा है या स्टार्ट हुआ है, उसके बाद आप सिर्फ एक देश के में काम नहीं करते हैं, आप अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं। वो कंपनी एक से अधिक राष्ट्र में, नेशंस में काम, जैसे गूगल है अमेरिका की कंपनी, लेकिन वो अलग अलग कंट्री में काम कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे हर देश में एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स, लेबर स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, उसको लेके ज़रूरी है। उसी तरह से इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑफ लेबर, जो श्रम का अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन के कारण, फिर ग्लोबल कन्वेंशंस होता है, ILO, WTO, UN के कन्वेंशन होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट होते हैं, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एट द वर्क प्लेस, अगर हम वर्क प्लेस में मानव अधिकार को संरक्षण करना चाहते हैं तो हमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं ILO के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, स्थापना, वर्ल्ड वार 1 जब हमारा ख़त्म हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, वर्साई की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ वर्साई, उसके बाद जो है इस्टेब्लिश किया गया 1919 में आपका ILO। इसका हेड क्वार्टर जो है स्विट्ज़रलैंड की जो सिटी है जेनेवा में, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी में। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी, यूनाइटेड नेशन जब बना 1946 में, तो सबसे पहला यूनाइटेड नेशन का एक विशेष एजेंसी यही है, सबसे फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर यूनिक है, इसमें ट्राईपार्टाइट है। मैक्सिमम जो यूनाइटेड नेशन का बॉडी है वो बाईपार्टाइट है, उसमें होते हैं आपका एक तरफ गवर्नमेंट, ठीक है, और दूसरी तरफ होता है बाकी लोग। लेकिन ये ट्राईपार्टाइट है, इसमें गवर्नमेंट तो होता ही है, बल्कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के, ठीक है, नियोक्ता और श्रमिक के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, और इसका गवर्निंग बॉडी में परमानेंट सीट भी इसका इंडिया का है, स्थायी जो है सीट भी है। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल देखें कि ILO का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, तो ILO का ILO का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, तो उसके अनुसार उसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, वो ये मानता है कि लेबर जो है कमोडिटी नहीं है, मतलब लेबर को, श्रम कोई वस्तु नहीं है। जिस तरह से हम वस्तु का खरीद बिक्री कर सकते हैं, इधर उधर हम भेज सकते हैं, तो उस तरह से लेबर का नहीं किया जा सकता। लेबर का अपना डिग्निटी भी होता है, ठीक है ना, उसका एक अपना गरिमा होता है, तो उसको हम लोग कमोडिटी के रूप में कोई वस्तु जैसा ट्रीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, संघ बनाने और सामूहिक सौदेबाजी की स्वतंत्रता हमारा है, किसको, लेबर को। फिर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। फिर सोशल प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर, सामाजिक संरक्षण और कल्याण के लिए ध्यान रखना चाहिए, ये बोला गया है। फिर उसके बाद 1944 में फिलाडेल्फिया में एक हमारा 1944 में एक डिक्लेरेशन हुआ, घोषणा पत्र हुआ। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि फिलाडेल्फिया कहाँ पे है। ठीक है, और उस डिक्लेरेशन में, उस घोषणा पत्र में जो ILO से रिलेटेड है, वो ये बोला गया कि ह्यूमन डिग्निटी इज सेंट्रल टू लेबर,
मानव गरिमा श्रम का केंद्र बिंदु है। मतलब लेबर को सिर्फ एक कमोडिटी वो है ही नहीं, हमको उसको मानव के गरिमा के हिसाब से देखना है। इसीलिए हर लेबर भले ही वो कैसा भी काम कर रहा है उसका एक अपना डिग्निटी है, इसलिए उसका हमको इंडिपेंडेंस का, उसका वर्किंग कंडीशन अच्छा, उसका वेज हो, लिविंग वेज हो, ये सब का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर बोला गया है ऑल पीपल हैव द राइट टू परस्यू वेल बीइंग इन फ्रीडम एंड डिग्निटी, सभी लोगों को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है, ये बोला गया। ठीक है। 1998 में ILO का एक घोषणा पत्र हुआ, डिक्लेरेशन हुआ ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क। जो लोग कार्यस्थल पर काम करने वाले लोगों के लिए मौलिक सिद्धांत और अधिकारों पे ILO ने घोषणा पत्र जारी किया 1998 में। उसने बोला कोर लेबर स्टैंडर्ड मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल मेंबर्स। ठीक है, जितने भी हम लेबर स्टैंडर्ड दे रहे हैं ILO मेन जो, भले वो देश उसका रेटिफाई कर रहा है नहीं कर रहा वो अलग बात है, अनुमोदन कर रहा है नहीं कर रहा वो अलग बात है, लेकिन उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए सभी लेबर स्टैंडर्ड्स को, ऐसा ILO ने 1998 में डिक्लेरेशन दिया है। ठीक है। ILO का जो है कन्वेंसन है, अलग अलग उसका जो मीटिंग होता है तो एक कन्वेंसन साइन किया जाता है। ठीक है, सम्मेलन में एक जो है शामिल किया जाता है, कन्वेंसन होता है अभी समय। तो इसका 8 जो है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब कन्वेंसन है मौलिक, और बाकी इसके और भी कन्वेंसन है। तो जो 8 हैं फंडामेंटल कन्वेंसन, उसका नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और अगर बगल में आपका उसका नंबर भी याद है, कन्वेंसन नंबर, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो पहला है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, संघ बनाने का स्वतंत्रता, ये कन्वेंशन नंबर 87 है। उसके बाद राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, कन्वेंशन नंबर 98 है। संगठित होने और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार 98। फिर फोर्स्ड लेबर 29 है, जबरन श्रम 29, एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, जबरन श्रम का उन्मूलन 105। फिर मिनिमम वेज, न्यूनतम आयु 138। वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर 182। ठीक है। इक्वल रिम्यूनरेशन, महिला और पुरुष को सबको जो है बराबर श्रम देना है, थर्ड जेंडर को भी, ट्रांसजेंडर लोगों को भी। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करना है एम्प्लॉयमेंट में और उसका जो है व्यवसाय में, ये है 111। ठीक है। इंडिया ने जो है 6 कन्वेंशन को साइन कर लिया है, रेटिफाई कर लिया है, 8 को हम लोगों ने नहीं किया है रेटिफाई, मतलब अपने संसद से उसको अनुमोदन नहीं दिया है। तो किसको किसको नहीं किया है, बस आपको वो याद रखना है। 87 और 98 को हमने रेटिफाई नहीं किया, मतलब एसोसिएशन बनाने का और ऑर्गेनाइजेशन और कलेक्टिव बार्गेनिंग वाले का हम लोग जो है रेटिफाई उसको नहीं किए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि गवर्नमेंट जो सरकारी अधिकारी हो, सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, उसको स्ट्राइक करने का और उसको यूनियन बनाने का जो है उस पर रेस्ट्रिक्शंस है। भारत सरकार बोलता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उस पर, उसको संघ बनाने का और उसको हड़ताल करने का उस पर रेस्ट्रिक्शंस है। इसीलिए इंडिया ने जो इसको रेटिफाई नहीं किया, क्योंकि अगर ये रेटिफाई कर देगा तो ये कन्वेंशन जो है वो सबके लिए, चाहे आप प्राइवेट में काम कर रहे हो या पब्लिक में, सरकार में। लेकिन चूंकि भारत में गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसको रेस्ट्रिक्शन है स्ट्राइक पे, इसलिए इंडिया ने साइन इसको नहीं किया। याद रखिएगा, संघ बनाने वाला, ठीक है, और दूसरा ऑर्गेनाइज करने का, कलेक्टिव बार्गेनिंग का, ये आपको याद रखना 87 और 98। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ILO का स्ट्रक्चर के बारे में। तो ILO में जनरली जो है दोस्तों 3 बॉडी है। कितने बॉडी हैं? 3 बॉडी है। पहला है हमारा इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस आप समझ लीजिए कि ये लोग जनरली साल में एक बार मिलता है। कहाँ पे मिलता है? जेनेवा, जहाँ पे हेड क्वार्टर है हमारा ILO का, वहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ लेबर बोलते हैं, क्योंकि ILO जो है वो लेबर के लिए काम करता है, श्रम का कल्याण के लिए काम करता है, और वो लोग आपस में मिलते हैं, मीटिंग करते हैं एक बार, ठीक है, और फिर कोई पॉलिसी, कोई रूल्स, कोई कन्वेंशंस जो है वो साइन करते हैं, उसको बोलते हैं, इसलिए उनको पार्लियामेंट बोलते हैं, वो पॉलिसी बना रहे हैं, इसलिए विश्व श्रम संसद इसको बोला जाता है। इसमें हर देश जो है 4 डेलीगेट्स, 4 जो है प्रतिनिधि अपना भेजता है, जिसमें 2 लोग जो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, एक वर्कर की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स आता है और एक एम्प्लॉयर की तरफ से। तो हर कंट्री जो इसके मेंबर हैं वो 4 लोग डेलीगेट्स अपना भेजता है। ठीक है, 2 गवर्नमेंट की तरफ से रहेंगे, एक वर्कर और एक एम्प्लॉयर। ठीक है, तो अब देख रहे हो वर्कर और एम्प्लॉय को बराबर बराबर वेटेज दिया हुआ है, तो अच्छी बात है। उसके बाद देखो ये जो कॉन्फ्रेंस है, जो भी डिसाइड करिए, साल में एक बार मिलेगा। अब उस एक्शन पे काम होना चाहिए जो भी उन्होंने बोला, तो उसके लिए गवर्निंग बॉडी है, शासी निकाय है। ठीक है, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, कार्यकारी अंग है, ये साल में 3 बार मिलता है। ठीक है, और इसमें 56 मेंबर्स होते हैं, 28 होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, 14 होते हैं एम्प्लॉयर की तरफ से, और 14 होते हैं वर्कर की तरफ से। तो यहाँ भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का क्या है, रेशियो जो है 1:1 है, और 2 रेशियो किसका है? गवर्नमेंट का। तो जितना एम्प्लॉयर है, जितना एम्प्लॉय है, उसका 2 टाइम्स क्या है? 28 है ना। तो इंडिया इसका परमानेंट मेंबर है। तो 56 मेंबर जो आते हैं, ठीक है, किस कंट्री से आएंगे?
28 कंट्री से कौन कौन से आएंगे, वो रोटेट होते रहता है, ठीक है। भारत इसका परमानेंट मेंबर, ILO का परमानेंट मेंबर है भारत, तो इसका भी होगा। उसका थर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है ILO के अंडर में, उसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। ये समझ लो कि एक सचिवालय टाइप का काम करता है, सेक्रेटेरिएट, ठीक है, सेक्रेटेरिएट टाइप का ये काम करता है, ठीक है, राइट, सेक्रेटेरिएट टाइप का काम करता है। इसके हेड जो करते हैं वो इसका डायरेक्टर जनरल जो रहता है ILO का, वो उसका हेड करता है, ठीक है। ये क्या करता है, सेक्रेटेरिएट सचिवालय क्या करता है, सचिवालय जो रिसर्च करता है, रिपोर्ट पब्लिश करता है, ठीक है, ILO से रिलेटेड। जैसे नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, विश्व रोजगार रिपोर्ट, कौन पब्लिश करता है, ILO, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑफिस करता है, ठीक है। अब देखो ILO जो है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, ये किसके अंडर में, ये ILO के अंडर में है, ठीक है। तो अगर आंसर में अगर ILO भी रहेगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो भी हम उसको सही टिक मारेंगे, क्योंकि उसी के अंडर में ही आता है। नेक्स्ट आप देखते हैं भारत में ILO का क्या जो है भूमिका है। तो इंडिया ने जो है टोटल 47 कन्वेंशंस को, देखिए 8 जो हमारा वो कोर कन्वेंशन है, इसके अलावा और भी 39 हमारा कन्वेंशन है। तो इंडिया ने टोटल मिला के जो है 47 कन्वेंशन को साइन किया है, और एक प्रोटोकॉल को इंडिया ने जो है साइन किया है, ठीक है, रेटिफाई किया है। साइन रेटिफाई, एक होता है साइन करना, हम साइन कर दिए, और साइन करने के बाद जब उसको हम अपने पार्लियामेंट से, इंडिया के पार्लियामेंट से पास कर देते हैं, तब उसको रेटिफिकेशन बोलते हैं। तो हो सकता है कि इंडिया ने बहुत सारे कन्वेंशन को साइन किया है, लेकिन सपोज रेटिफाई नहीं किया है। तो भारत ने टोटल जो है कितने कन्वेंशन को रेटिफाई किया है, तो याद रखिएगा 47 कन्वेंशंस और एक प्रोटोकॉल को हमने रेटिफाई किया है। अब चूँकि हम इंटरनेशनल कन्वेंशन को साइन कर रहे हैं, रेटिफाई कर, इसलिए हम लोग का जो भी कानून आता है, फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट, OSH, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड्स, ये सब जो अभी हम लोग लेके आए हैं, वो सारा जो है आपका ILO का इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस होता है, उसी के सामंजस्य में, हारमनी में जो है वो लाया जाता है, ठीक है। ILO जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ, ट्रेड यूनियन के साथ, ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है मिल के काम करता है, ठीक है, और टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है, जैसे स्किल डेवलपमेंट करने में, सोशल प्रोटेक्शन, सामाजिक सुरक्षा देने में, लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी देने में, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ देने में, ये सब में रोल जो है ILO का है। इंडिया की गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करता है, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट जो है, इंडिया जो है ILO का मेंबर है, ठीक है, और फाउंडिंग मेंबर है शुरू, मतलब फाउंडिंग मेंबर हम इसको जो है बोल सकते हैं, क्योंकि फाउंडिंग मेंबर ही इंडिया है ना। 1919 से उसमें ब्रिटेन की गवर्नमेंट इंडिया में थी, तो इंडिया तो था ही ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लोबल एंड इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय जो है संबंध के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक संबंध के बारे में जो है देखते हैं। ये IR मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए MNC का जब प्रभाव क्या पड़ा इंडस्ट्रियल रिलेशन पे, इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन पे MNC का क्या प्रभाव पड़ा, तो इससे लेबर फ्लेक्सिबलाइजेशन हुआ, लेबर श्रम जो है लचीलापन हो गया, लेबर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा पाता, कहीं से भी हायर हो सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन बना, कॉन्ट्रैक्ट पे, ठेका पे रखा जाने लगा, आउटसोर्सिंग होने लगा। आउटसोर्सिंग आप समझते हैं, जैसे कि बहुत सारी कंपनी जो है इस विदेश वाली, वो इंडिया के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आउटसोर्सिंग करती है, मतलब पूरा काम खुद से नहीं करेगी, कुछ काम उनको इंडिया लोगों को दे दिया जाता है, इंडिया की कंपनियों को, उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग करना। जैसे रेलवे जो है, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, रेलवे खुद खाना नहीं देता है ट्रेन में, उसके लिए इसने खाने के लिए IRCT के साथ कॉन्ट्रैक्ट वो किया है, एग्रीमेंट किया है। तो IRCTC को रेलवेज ने काम क्या किया, आउटसोर्स कर दिया कि खाना वाना देने के लिए और कैटरिंग वैटरिंग करने के लिए, ठीक है, उसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों की आवश्यकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंटरनेशनल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क समझौता, तो एक फ्रेमवर्क होता है जो आपका वॉलेंट्री एग्रीमेंट होता है MNC और ग्लोबल यूनियन फेडरेशन के बीच में। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे ट्रेड यूनियन हैं, है ना, तो उनका और MNC के बीच में जो वॉलेंट्री एग्रीमेंट होता है, ठीक है, स्वैच्छिक समझौता होता है, उसी को हम लोग इंटरनेशनल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क समझौता बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि वो कंपनी जो होती है, इंटरनेशनल लेबर जो स्टैंडर्ड्स होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा श्रम मानक होता है, उसको पालन करवाना, ये इसका मकसद होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं और भी क्या क्या डेवलपमेंट हुआ ILO को लेके, ठीक है। तो ILO और डिसेंट वर्क एजेंडा 2008 में, ILO और सभ्य कार्य एजेंडा जो है वो 2008 में आया, और इस एजेंडा में 4 चीज़ों पे बात की गई कि वर्कर का अधिकार के बारे में, वर्कर के एम्प्लॉयमेंट के बारे में, उसके सोशल प्रोटेक्शन, सामाजिक सुरक्षा के बारे में, और डायलॉग मतलब वर्कर और मैनेजमेंट में बातचीत होना चाहिए, उसको लेके बात की गई, सरकार के बीच में बातचीत होना, उसको लेके। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजेंडा 2030 है, जिसमें बात की गई है डिसेंट वर्क के बारे में, हमारा सतत विकास लक्ष्य है, उसका जो हमारा लक्ष्य 8 है,
वो बात करता है अच्छा काम का, मतलब डिसेंट वर्क, अच्छा जगह काम करने का, अच्छा जगह फैसिलिटी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आईएलओ का सेंटिनरी मनाया गया। सेंटिनरी 100 साल का होता है। 1919 में आईएलओ बना था। उसके 100 ईयर्स कंप्लीट होने पे आईएलओ का मीटिंग हुआ और उसमें बात की गई फ्यूचर ऑफ वर्क डिक्लेरेशन की, कार्य के भविष्य की घोषणा। कार्य में फ्यूचर में कैसे भविष्य कार्य हो सकता है, तो बोला कि डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा होने लगेगा विश्व में, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होने लगेगा और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था। प्लेटफॉर्म इकोनॉमी मतलब जो जिसमें ऑनलाइन तरीक़ा से लोग रजिस्टर होते हैं और प्लेटफॉर्म के द्वारा, जैसे स्विगी है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इसमें क्या है, एक प्लेटफॉर्म के द्वारा जिसको सामान चाहिए और या गुड्स या सर्विस, या तो आपको कहीं जाना है गाड़ी से और जो इसके पास वो चीज़ है, गाड़ी है, उसके दोनों टाई अप होता है या गाड़ी चलाने के लिए वो एक दूसरे को जोड़ देता है प्लेटफॉर्म के द्वारा, ठीक है। स्विगी है, इंस्टामार्ट है, जोमेटो है, ब्लिंकिट है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और भी क्या क्या अपडेट है 2023 से लेकर 25 में आईएलओ में। तो आईएलओ ने कुछ रिपोर्ट जारी किया है 2023 में। याद रखिएगा, रिपोर्ट का नाम डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन कौन पब्लिश करता है। तो नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। तो इस रिपोर्ट में बोला गया है कि कोविड-19 के बाद जो है इनइक्वालिटी जो है, असमानता बढ़ा है। तो रिपोर्ट का नाम है विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य। 2024 में रिपोर्ट लाया गया था गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर के द्वारा, सेम रिपोर्ट, जिसमें बात की गई थी कि किस तरह से हमको जो है गिग रेगुलेशंस के लिए, गिग वर्कर के लिए ग्लोबल रेगुलेशन करने की ज़रूरत है ताकि उनको जो है सोशल सिक्योरिटी ये सब मिले। इंडिया और आईएलओ का कोऑपरेशन भी हुआ है 2023 में। आईएलओ ने सपोर्ट किया है कि इंडिया ने पहली बार अपना गिग वर्कर का सर्वे किया है। तो पहली बार हम लोग का नेशन वाइड जो है डेटाबेस क्रिएट करें, उसको आईएलओ ने कॉपरेट किया है, उसको हेल्प किया, इंडिया को सपोर्ट किया है। और 2024 में आईएलओ के साथ इंडिया ने कोलैबोरेट किया है, ठीक है। कोलैबोरेट किया है ग्लोबल मतलब हम लोग को ग्रीन जॉब्स क्रिएट करने में। ग्रीन जॉब मतलब जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जॉब हो, उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए इंडिया ने जो है आईएलओ के साथ कोलैबोरेट किया, हरित अर्थव्यवस्था के लिए, जिसमें इन्वायरमेंट को ध्यान रख के काम किए थे। आईएलओ ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया और बोला है, ठीक है, कि आप C87 और C98 को जो आपने साइन नहीं किए हैं, एसोसिएशन बनाने का जो हमारा है अधिकार है या कलेक्टिव बार्गेनिंग का, उसको करने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट बोली कि अभी हम हिचकिचा रहे हैं। क्यों हिचकिचा रही है? क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे हड़ताल पे रेस्ट्रिक्शन लगाने का जो कंडीशन है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आईएलओ G20 का हमारा इंडिया जो है प्रेसिडेंसी है 2023 में, आईएलओ का भी, G20 का भी। और इसमें सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है, टिकाऊ विकास है ना, संधारणीय विकास और डिसेंट जॉब्स, अच्छे रोजगार और सामाजिक सुरक्षा, सोशल प्रोटेक्शन पे बात किया गया था 2023 में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा 4 लेबर कोड है, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने देख लिया, फिर भी यहाँ पे रिपीट करते हैं। तो आपको पता है कि क्यों ज़रूरी है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड होना। औद्योगिक संबंध संहिता कोड, इस कोड में क्या किया गया है, जो पुराने कानून हैं उसको हटा के इसमें डाल दिया गया है। तो इसमें कंसोलिडेशन ऑफ लेबर लॉ, जो हमारा श्रम कानून है, उसको सम्मेलन करने का समेकन करने का ज़रूरत था, ताकि बहुत सारा कानून को मिला के अगर एक कानून बना देंगे तो उसको कंप्लायंस करना, अनुपालन करना आसान हो जाएगा। जो फैक्ट्री का मालिक है उसको अलग अलग चीज़ नहीं देखना पड़ेगा, और ऑफिसर लोगों को भी जो इसको इम्प्लीमेंट करे उसको भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, ठीक है। और एम्बिग्विटी जो होगा, अलग अलग कानून अलग अलग चीज़ें कही गई है, उसमें कुछ अगर विभेद होगा, डिफरेंसेस होगा, तो उसको भी दूर करके एक कानून बनाने से डिफरेंसेस भी जो होगा, मतभेद होगा, वो सब कम हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हमारा जो कोड है, इसमें 3 जो पहले के कानून थे, लॉ थे, ठीक है, उसको मिला के एक मर्ज कर दिया गया, एक बना दिया गया। क्या क्या नाम है याद रखना चाहिए आपको, पूछ सकता है डायरेक्टली। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में कौन कौन से एक्ट को मर्ज किया गया, सबस्यूम किया गया। तो एक है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 का, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। औद्योगिक रोजगार अस्थायी आदेश अधिनियम 1946। फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, औद्योगिक वाद अधिनियम 1947, ठीक है। इम्प्लीमेंट, अभी इसको पार्लियामेंट ने 2020 में पास हो गया है, लेकिन अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। एम क्या है इसका, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का नाम से पता चल रहा है कि इंडस्ट्रियल हार्मनी लेके आना, औद्योगिक सद्भाव को बढ़ावा देना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार को आसान बनाना, और बैलेंस एम्प्लॉय राइट्स, ठीक है, नियोक्ता कर्मचारी का अधिकार में संतुलन बनाना, इसका मेन है। मुख्य डेफिनीशन जो है क्या क्या रिलेटेड है इससे, ठीक है। तो वर्कर किसको बोलते हैं, तो इसमें वर्कर में सभी लोग आएंगे, ठीक है। इसमें जो मैनेजरियल पोस्ट पे हैं, जो मतलब जो प्रबंधन के पोस्ट पे है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट पे है डिपार्टमेंट में, और आर्म्ड फोर्स इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड सभी वर्कर पे लगेगा, लेकिन उसका वो मैनेजमेंट में नहीं होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन और आर्म्ड फोर्स सशस्त्र बल में नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्री किसको बोलेंगे,
ऐसा एक्टिविटी जहाँ पे भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है उसको इंडस्ट्री बोलेंगे, लेकिन और उसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ये वाला लगेगा। लेकिन आर्म फोर्स का अगर कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे आर्म फोर्स काम करते हैं, या पुलिस का, या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, धर्मार्थ संस्थान में, ठीक है, या डोमेस्टिक सर्विस, घरेलू सेवा में नहीं लगेगा ये। फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैसे बोलेंगे, किसको बोलेंगे, कोई भी विवाद, कोई भी जिसमें एम्प्लॉयर और वर्कर जो है एम्प्लॉयमेंट या कोई कंडीशंस को लेके कोई भी विवाद है जिसमें एक तरफ एम्प्लॉयर है दूसरी तरफ वर्कर्स हैं, उसको बोलेंगे औद्योगिक विवाद, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। स्ट्राइक किसको बोलेंगे, स्ट्राइक मतलब कंसर्टेड स्टॉपेज ऑफ वर्क, जब काम को संगठित रूप से ग्रुप में बंद कर दिया जाता है तो उसको स्ट्राइक बोलेंगे। फिर लॉकआउट किसको बोलेंगे, एम्प्लॉयर एक्शन टू स्टॉप वर्क, मतलब जो एम्प्लॉयर काम को रोकने की, जब एम्प्लॉयर काम को रोक देगा कि आप प्रोडक्शन नहीं करवाएंगे तो उसको लॉकआउट बोलेंगे, तालाबंदी बोलेंगे। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में ट्रेड यूनियन को लेके जो क्या बोला गया है उसको देखते हैं, क्योंकि देखो इसमें ट्रेड यूनियन एक्ट को मिला दिया गया है, तो ट्रेड यूनियन के बारे में भी बोला गया होगा। तो उसमें क्या बोला गया है कि ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए ऐसा ट्रेड यूनियन होना चाहिए, उसी का रजिस्ट्रेशन मिलेगा जिसमें 10% कम से कम वर्कर काम करे, कम से कम 10% वर्कर, जितने भी वर्कर हैं उस फैक्ट्री के 10% उसके उस ट्रेड यूनियन से जुड़े होने चाहिए, या फिर 100 वर्कर, दोनों में से जो भी कम होगा उसी ट्रेड यूनियन को हम लोग रजिस्ट्रेशन देंगे, ठीक है। उसके बाद रिकॉग्निशन के लिए क्या बोला गया है कि जो ट्रेड यूनियन में 51% वर्कर होंगे उसके मेंबर, उसको हम लोग सोल नेगोशिएटिंग यूनियन, एकमात्र वार्ताकार संघ बोलेंगे, ठीक है। और अगर किसी भी यूनियन को 51% वर्कर का मेंबरशिप जो है सदस्यता नहीं रहता है उसके पास, तो फिर नेगोशिएटिंग काउंसिल बनेगा, ठीक है, जिसमें प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ वार्ता परिषद बनेगा। तो सोल नेगोशिएटिंग यूनियन का किसको बोलेंगे, जिस ट्रेड यूनियन में 51% वर्कर कम से कम काम कर उससे जुड़े हुए हैं, मेंबरशिप है, उसी को बोलेंगे, ठीक है। ट्रेड यूनियन के फिर राइट्स के बारे में बोला गया है कि ट्रेड यूनियन का अधिकार है कि वो नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट करेगा, डिस्प्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, विवादों का प्रतिनिधि करेगा, और एक्सेस द वर्क प्लेस, और कार्यस्थल पे जाके वो देख रेख कर सकता है, जान सकता है कि क्या क्या वर्कर्स को दिक्कत है। फिर उस यहाँ पे पाबंदी है, छड़ नहीं है, इसको लिखिएगा बार, ठीक है। पाबंदी क्या है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, पाबंदी, ठीक है। पाबंदी लगाया गया है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो फ्रीली मतलब स्वतंत्र रूप से, जैसा पहले भी था, वो कोई भी स्ट्राइक या किसी भी यूनियन का मेंबर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। फिर दूसरा इसमें एक्ट क्या था, स्टैंडिंग ऑर्डर को मिला दिया गया अस्थायी आदेश को। तो इसमें बोला गया कि स्टैंडिंग ऑर्डर पहले क्या था, कि पहले था कि ये जो पहले कानून था इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, ये उस पे लगता था जहाँ पे 100 वर्कर कम से कम काम कर रहे हो। लेकिन इसमें बोला कि नहीं, इसका चेंज किया जाता है कि अगर किसी इस्टेब्लिशमेंट में कम से कम अगर 300 वर्कर्स काम कर रहे हो, एटलीस्ट 300 वर्कर, तो वहीं पे आपका इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट लगेगा, ठीक है। और बोला गया है कि एम्प्लॉयर जो है वो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर को प्रिपेयर करना चाहिए। अगर सर्टिफिकेशन की आवश्यकता अगर नहीं है, सर्टिफाई करने का आवश्यकता नहीं है, अगर वहाँ पे मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा है। कहने का मतलब मैंने आपको ये सब बता दिया है कि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर कौन बनाता है, गवर्नमेंट। तो अगर कोई भी फैक्ट्री अगर मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, तो उसको जो है ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर बनाएगा वो अवश्य, लेकिन उसको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है अगर वो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर जो को अपने यहाँ पे लागू कर रहा है, ठीक है। फिर कौन कौन सा मामला स्टैंडिंग ऑर्डर में रहेगा, तो कौन कौन सा चीज़ को कवर किया जाएगा स्थायी आदेश में। तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर का कौन कौन सा टाइप के वर्कर आपके यहाँ काम करते हैं, वर्किंग आवर कितने घंटे का काम है, हॉलीडेज कब छुट्टी मिलेगा, मिसकंडक्ट किसको हम लोग कदाचार बोलेंगे, ग्रीवांस रिड्रेसल शिकायत निवारण, ये सारा चीज़ जो है स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखा जाना चाहिए। फिर डिस्प्ले मैंडेटरी, स्टैंडिंग ऑर्डर ऐसे जगह पे चिपकाया जाएगा जहाँ पे सब लोग उसको पढ़ सकते हैं। तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में स्ट्राइक्स और लॉकआउट, हड़तालें और तालाबंदी के बारे में क्या बोला गया। इसमें बोला गया है कि नोटिस रिक्वायरमेंट, मतलब नोटिस की आवश्यकता है। तो वर्कर की चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, तो स्ट्राइक करने से 14 डेज पहले उसको जो है नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरा है, नेक्स्ट है स्ट्राइक एंड लॉकआउट प्रोहिबिटेड, हड़ताल और तालाबंदी निषेध है। कहाँ पे, तो अगर मान लीजिए कोई मामला कोर्ट में चल रहा है, कंसिलिएशन अगर उस पर हो रहा है, सुलह में हो रहा है, या ट्राइब्यूनल में कोई प्रोसीडिंग्स हो रहा है उसको लेके, या सेटलमेंट या निपटान में हो रहा है अभी, तो उस समय आप जो है स्ट्राइक्स या लॉकआउट नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर एक बार ये जब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, जब उसकी सुलह हो जाएगा, ट्राइब्यूनल में प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा, तो उसके 60 डेज के अंदर आपको जो है
हड़ताल या स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्राइक करना है तो स्ट्राइक के 14 डेज पहले नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन अगर मामला कोर्ट में चल रहा है, उससे कंसिलिएशन हो रहा है, उस पर सेटलमेंट हो रहा है, तो उस ड्यूरेशन में आप नहीं कर सकते। और उसके कंक्लूड होने के बाद, मतलब आपका कंसिलिएशन हो गया, ट्राइब्यूनल में प्रोसीडिंग्स हो गया, सेटलमेंट हो गया, तो उसके 60 दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते हो, स्ट्राइक नहीं कर सकते, लॉकआउट नहीं कर सकते हो। स्ट्राइक कौन करेगा? वर्कर करेगा। लॉकआउट कौन करेगा? एम्प्लॉयर करेगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या हुआ, इसलिए आप दिख रहे हो स्ट्राइक जो करना अब जो है डिफ़िकल्ट हो जाएगा। पहले ये था कि जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है उसी में आपको रिस्ट्रिक्शन था कि आप वहाँ पे स्ट्राइक नहीं कर सकते, लेकिन अभी बोल दिया गया कि नहीं, कोई अगर प्रोसीडिंग ये सब चल रहा है तो उसमें भी आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखते हैं कि किस तरह से इसमें डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, विवाद समाधान तंत्र के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि वर्क कमेटी बनाया जाएगा। तो ऐसा इस्टेब्लिशमेंट जहाँ 100 वर्कर से अधिक काम कर रहे हैं वहाँ पे वर्क कमेटी बनेगा, जो एक कंसल्टेटिव बॉडी, परामर्शदात्री निकाय होगा, जो परामर्श देगा, सलाह देगा किसको? एम्प्लॉयर को, कि वर्कर को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, ठीक है। फिर ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाया जाएगा। तो ऐसा वर्कर्स, ऐसा मतलब यूनिट जहाँ पे 20 वर्कर से अधिक काम कर रहे हैं तो वहाँ मैंडेटरी रूप से आपको शिकायत निवारण समिति बनाया जाएगा। ये सब डेटा आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंसिलिएशन ऑफिसर एंड बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन की बात की गई है। सुलह अधिकारी एवं सुलह बोर्ड के बारे में बात की गई है। बोला कि गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करेगा कंसिलिएशन ऑफिसर और कंसिलिएशन बोर्ड, किसके लिए? सेटलमेंट के लिए, निपटान के लिए, ठीक है। फिर एजुडिकेशन बॉडी भी बनाया जाएगा। नेशनल लेवल पे आपका नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल बनाएगा, जो नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व के विवाद के लिए है। और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल जो है बनाया जाएगा। पहले हमारे पास होता था क्या, इंडस्ट्रियल जो हमारा डिस्प्यूट एक्ट है उसके अंडर लेबर कोर्ट बनाया जाता था और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल बनाया जाता था। अब बोला गया है कि नहीं, इन दोनों को हटा के, इनको ख़त्म करके, श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरण का ख़त्म करके हम लोग बनाएंगे इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, ठीक है। तो उसके बाद वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन जो पहले भी था, स्वैच्छिक मध्यस्थता, वो अभी भी इसमें कंटिन्यू किया गया है। उसके बाद ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर, ठीक है, छटनी, ठीक है। ले ऑफ का मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप समझिए। ले ऑफ जो होता है वो टेम्पररी जो है, किसी को नौकरी से हटाया जाता है टेम्पररी। मान लो वहाँ पे भी काम नहीं, जैसे कोई माइनिंग एरिया था, माइनिंग मान लो पानी भर गया खदान में, तो फिर वहाँ पे काम नहीं होगा। तो जब टेम्पररी हम किसी को नौकरी से सस्पेंड करते हैं, हटाते हैं, टर्मिनेट करते हैं, तो उसको ले ऑफ बोलते हैं। और रिट्रेंचमेंट क्या होता है, हम परमानेंट उसको निकाल देते हैं, ठीक है। और क्लोजर तो आप समझ रहे हो, फैक्ट्री जब बंद हो गया, तो इसके लिए थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर दिया गया। इसमें बोला गया कि कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, पहले था कि अगर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, अगर 100 वर्कर जहाँ पे काम कर रहे हैं और अगर मजदूर को ले ऑफ करना है, रिट्रेंचमेंट करना है या फैक्ट्री को बंद करना है, तो उसके पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन अब बोल दिया गया कि नहीं, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट अगर है जिसमें 300 या उससे अधिक वर्कर काम कर रहे हैं, वहीं पे आपको अगर उन वर्कर्स को निकालना है, ले ऑफ करना है, रिटेंचमेंट करना है या फैक्ट्री को क्लोज करना है, तभी आपको गवर्नमेंट अप्रूवल, सरकार से सहमति का ज़रूरत पड़ेगा, अनुमोदन का ज़रूरत पड़ेगा। पहले क्या था कि अगर किसी इस्टेब्लिशमेंट में 100 वर्कर काम कर रहे हैं, 100 मिनिमम, और फिर उस इस्टेब्लिशमेंट से अगर किसी मजदूर को हमको हटाना है नौकरी से, या फिर परमानेंट या टेम्पररी, या फिर उसको क्लोजर करना है, फैक्ट्री को बंद करना है, तब गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती थी। अब क्या है कि 300 वर्कर कम से कम काम कर रहे हैं, तब उस इस्टेब्लिशमेंट्स में अगर हमको ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट या क्लोजर करना है, तब गवर्नमेंट परमिशन की तभी ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आया? तो इससे क्या हुआ, वर्कर्स लोगों को निकालना नौकरी से आसान हो गया, फैक्ट्री बंद करना आसान, क्योंकि जो लिमिट है वो 300 वर्कर को कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद कंपेंसेशन, मुआवजा का प्रावधान है कि कंपेंसेशन भी दिया जाएगा अगर फैक्ट्री बंद होती है या फिर ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट होता है। तो जितना साल आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हर प्रत्येक वर्ष के लिए 15 डेज का आपको जो है वेज मिलेगा। कहने का मतलब कोई व्यक्ति अगर 20 ईयर्स काम किया है या 10, ठीक है, तो हर साल के लिए आपको 15 डेज का मिलेगा। तो 20 साल आपने काम किया है तो आपको कितना दिन का तनख्वाह मिलेगा, वेज मिलेगा 20 × 15, मतलब आपको जो है 300 डेज का जितना आपको वेतन मिलता था एक दिन में, उसका 300 गुना, मतलब 300 डेज का आपको वेतन मिलेगा। तो हर 1 ईयर के लिए आपको 15 दिन का वेतन मिलेगा अगर आप 15 डेज का, अगर किसी को रिट्रेंचमेंट किया गया या फिर ले ऑफ किया गया या फिर फैक्ट्री क्लोज्ड हो गई, ठीक है, ये बात है। उसके बाद इसमें बात की गई है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का। फिक्स टर्म मतलब किसी व्यक्ति को अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है फिक्स टर्म के लिए, 1 साल, 2 साल, 6 महीना, 5, मतलब किसी पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए रखा जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। निश्चित अवधि का
एम्प्लॉयमेंट। तो अब जो है नियोक्ता जो एम्प्लॉयर है उसको अलाउ कर दिया गया कि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फिक्स टर्म के लिए आप रख सकते हो इसको। लेकिन अगर आप फिक्स टर्म पे किसी भी वर्कर को रख रहे हैं तो जो आप परमानेंट वर्कर जो आपके यहाँ काम करते हैं जिसको आपने हमेशा के लिए रखा है रिटायरमेंट तक जिसको आप सैलरी वैलरी दे रहे हैं, तो उसको जो जो बेनिफिट आप परमानेंट वर्कर को देंगे अस्थाई कर्मचारी को, सेम बेनिफिट आपको जो है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाले को देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे उसको वेज हो, लीव हो, सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, और उसको ग्रेच्युटी भी देना पड़ेगा। ठीक है, ग्रेच्युटी। लेकिन ग्रेच्युटी के लिए कंडीशन ये है कि हमने क्या देखा कि पहले ग्रेच्युटी तब मिलता था, अभी भी वही है कि आपको कम से कम 5 ईयर्स का सर्विस होना चाहिए, 5 ईयर्स का। लेकिन चूंकि ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाला है तो इसको बोला गया कि आपको 5 साल का नहीं, अगर आपने कहीं पे आपको अगर 1 साल से अधिक के लिए रखा जाता है तो आपको कंपनी जो है ग्रेच्युटी देगी ही। ठीक है, राइट। उसके बाद फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में क्या किया गया, अब इसको चूंकि फिक्स टर्म के लिए रखा गया तो फिक्स टर्म होते ही उसको हटा देगा। तो इससे जो पहले क्या होता था कि किसी को काम से अगर हटा दिए तो पहले फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ये सब अलाउ नहीं था, तो वो कोर्ट में चला जाता था कि हमको नौकरी से निकाल दिया। अब इससे क्या होगा, जो डिस्प्यूट होगा रिट्रेंचमेंट को लेकर, छटनी को लेकर जो आपका विवाद आता था वो उसमें कमी आएगा। ठीक है, लेकिन जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ेगा, कभी भी उसको जो है नौकरी से निकाला जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारा ग्राउंड होगा कि वो अगर डिसिप्लिन नहीं है या फिर किसी भी कारण से उसको, तब इन जॉब का इनसिक्योरिटी, जो नौकरी की सुरक्षा इससे बढ़ जाती है। आप देखते हैं कौन कौन सा इसमें ऑफेंसेस और पेनाल्टी, अगर एम्प्लॉयर चीज़ों को नहीं मानता है तो फिर क्या होगा, या फिर वर्कर्स को लेके। तो अगर इलीगल स्ट्राइक है, इलीगल स्ट्राइक मतलब मान लीजिए आप 14 डेज का नोटिस दे के स्ट्राइक नहीं करते हैं, या फिर किसी भी और कारण से अगर आपका स्ट्राइक इलीगल होता है, अवैध होता है, या फिर लॉकआउट अवैध होता है, तो आपको 50,000 तक का जो है जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, फाइन लगाया जा सकता है। मतलब लॉकआउट करेगा तो इलीगल किस पे होगा, एम्प्लॉयर पे होगा, और इलीगल स्ट्राइक होगा तो किस पे होगा, एम्प्लॉय पे होगा। फिर अब बार बार आप ऑफेंस को, सेम ऑफेंस को बार बार कर रहे हो, बार बार अपराध कर रहे हो, तो जेल का भी प्रावधान है, 1 साल तक का जेल भी हो सकता है। ठीक है, अगर कोई स्टैंडिंग ऑर्डर, हमने देखा क्या होता है अस्थायी आदेश, उसको अगर उल्लंघन कर रहा है तो उसको उस पे जो है 1 लाख तक का उस एम्प्लॉयर पे फाइन हो सकता है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का कोड का लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है, तो इसमें 3 जो लॉ था उसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन करके 1 कर दिए हैं। ठीक है, इसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फोरम, पहले बहुत अलग अलग हमारा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फोरम था, लेबर कोर्ट था, हम लोग देखें अभी, तो वो सबको मर्ज करके आप जो है यूनिफिकेशन लाया गया। ठीक है, और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो फोरम है, विवाद समाधान मंच की संख्या को कम कर दिया गया। कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो बढ़ा इससे, क्योंकि अलग अलग ट्रेड यूनियन नहीं होगा। ठीक है, एक ही सोल नेगोशिएटिंग यूनियन होगा। तो हमने पहले देखा था कि ट्रेड यूनियन बहुत ज़्यादा संख्या में जब रहता है नंबर में, तो उससे जो है वर्कर्स जो है कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि वो बटे जाते हैं अलग अलग ट्रेड यूनियन में। तो जब सोल नेगोशिएटिंग यूनियन हो जाएगा तो कलेक्टिव बार्गेनिंग, सामूहिक जो सौदेबाजी जो होगा वो प्रमोट होगा। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हमारा बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब ले ऑफ को लेकर और स्टैंडिंग ऑर्डर को लेकर जो है लिमिट को बढ़ा के 300 कर दिया गया है, तो वर्कर्स को नौकरी से निकालना भी आसान होगा। देखो, वर्कर को नौकरी से निकालना ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कोई इस्टेब्लिशमेंट है और वहाँ पे वर्कर अगर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, और फिर मान लो इस्टेब्लिशमेंट को उतना वर्कर का ज़रूरत अब नहीं रहा, तो क्या उसको नौकरी से निकालने का प्रोविज़न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, कंपेंसेशन देकर निकाला जा सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर 100 वर्कर से जहाँ अधिक गया, आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन आप बोल रहे हैं 300, इससे क्या होगा, जो इंडस्ट्री में 300 वर्कर तक हैं, ठीक है, तो वहाँ पे निकालना जो है आसान हो गया। तो इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने में आसानी होगा, सुगमता आएगा। और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को लेकर निश्चित अवधि के रोजगार पे स्पष्टता भी आई है। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो होता है उस पर क्रिटिसिज्म होता है। पहला ये बोलता है कि ये जो है वर्कर को लेकर बायस्ड है, श्रमिक विरोधी पूर्वाग्रह है, क्योंकि एक तो हाई थ्रेशोल्ड के कारण 300 वर्कर वाला तो आसानी से किसी को नौकरी से हटाया जा सकता है। और फिर जो नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, वहाँ भी स्ट्राइक को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। पब्लिक यूटिलिटी से जो सर्विस होता था, गैर सार्वजनिक उपयोग वाला सेवा, तो वहाँ तो डिफ़िकल्ट था ही स्ट्राइक, जो सरकारी वाला था ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो पब्लिक के लिए ज़रूरी था। यहाँ तक कि जो नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, गैर सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं, वहाँ भी हड़ताल को एक तरह से बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लग गया कि 14 डेज का नोटिस दो, फिर जब आपका कंसिलिएशन सुलह ये सब चलेगा तो उसमें नहीं कर सकते, वो ख़त्म हो गया, 60 डेज के तक नहीं कर सकते। तो बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन है। फिर यूनियन का राइट को डाइल्यूट कर दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी नहीं बोला है कि C87 और C98 जो हमने अभी देखा कि एसोसिएशन बनाने का और कलेक्टिव बार्गेनिंग करने
करने का, उसको लेकर गवर्नमेंट का क्लैरिटी नहीं है कि हम लोग उसको रेक्टिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में नहीं शामिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हमने पहले देखा था कि गिग वर्कर या प्लेटफॉर्म वर्कर जो है क्या होता है, देख लिया था। वो आपका सोशल सिक्योरिटी कोड जो हमारा है 2019-20 का, उसमें कवर्ड है, लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में कवर्ड नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम एग्जाम में पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2019 में आपको जो है गिग वर्कर प्लेटफॉर्म वर्कर को शामिल इंक्लूड नहीं किया गया है। इम्प्लीमेंटेशन को लेके भी है, क्योंकि बहुत सारे जो इसमें कानून है, चूँकि आपको पता है लेबर जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, सेंटर स्टेट दोनों कानून बना सकता है ना, तो उसको लेके भी आपका कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसको लेके डिस्प्यूट है। लेटेस्ट अपडेट क्या है इस टॉपिक से, इसमें है कि इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है, 2025 आ गया है। ट्रेड यूनियन का वेरिफिकेशन को लेके बीएमएस को ने हाल ही में लार्जेस्ट जो है सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में बोला है कि अगर स्ट्राइक बिना नोटिस के होता है तो वो इलीगल होगा, ठीक है, और उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन जो है, सख्त प्रावधान लगना चाहिए, ठीक है। गिग वर्कर ने बोला है कि हमको भी आप इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर शामिल कीजिए, ट्रेड यूनियन के अंदर शामिल कीजिए। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में मतलब हाई कोर्ट में मामला जो है पेंडिंग है। तो गिग वर्कर प्लेटफॉर्म वर्कर अभी फिलहाल जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर नहीं कवर्ड है, उसको सामाजिक सुरक्षा कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड के अंडर में कवरेज मिलता है, ठीक है। कुछ स्टेट जो है वो अपने राज्य में कानून लेके आ रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड को ध्यान में रखते हुए वो जो है अपना स्टेट में कानून ला रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा कोड ऑन वेजेज, जिसका नाम है वेतन संहिता 2019। तो इसका पृष्ठभूमि वही है, बैकग्राउंड, कि हम लोगों को ज़रूरत था कि एक वेज लॉ को लेके उसमें सिंप्लीफिकेशन हो, यूनिवर्सलाइजेशन हो, मजदूरी कानून जो है वो सरल और सार्वभौमिक बने। हम लोगों ने इसमें 4 जो है लॉ को मर्ज किया। हमने देखा पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में 3 लॉ को मर्ज था, इसमें 4 है। कौन कौन सा है, तो इसमें वेज से रिलेटेड है, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, ठीक है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ऑब्जेक्टिव क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि मिनिमम वेज देना है यूनिवर्सल सबको, है ना। रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, कानून को जटिलता जो है वो कम करना है। जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है, क्योंकि देखो इक्वल रिम्यूनरेशन है, समान पारिश्रमिक, महिला पुरुष ट्रांसजेंडर सबको बराबर। तो इसका स्टेटस क्या है, 2019 में ये पास हो चुका है, लेकिन अभी भी इम्प्लीमेंट ये नहीं हुआ। 4 लेबर जो कोड है ना हमारा, जो हम लोग दूसरा पढ़ रहे हैं, 2 और है, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। हालांकि वो पार्लियामेंट से पास हो गया है, ठीक है। किस किस चीज़ पे ये लगेगा, तो ये हमारा जो कोड है, ठीक है, कोड ऑन वेजेज, वो सभी एम्प्लॉय पे लगेगा, चाहे आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो, संगठित क्षेत्र में, या फिर अनऑर्गेनाइज में काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, ठीक है। पहले इसमें ये था, पहले जो कोड था, पहले जो कानून था, है ना, उसमें उस कानून में ही अलग अलग शेड्यूल था। तो उसमें बोला गया था जो जो इस शेड्यूल में लिखा हुआ है उसी इस्टेब्लिशमेंट में जो मजदूर काम कर रहे हैं, वर्कर काम, उसी पे लगेगा। लेकिन इसमें बोला कि नहीं, सबके लिए लगेगा, चाहे आप कोई भी कहीं पे भी काम कर रहे हो। तो यूनिवर्सल कवरेज जो है वो सार्वभौमिक कवरेज हमारा बढ़ा है। इसमें फ्लोर वेज का कॉन्सेप्ट आया है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फ्लोर वेज जो है न्यूनतम वेतन सेट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे फ्लोर वेज को डिक्लेयर करती है। कोई भी स्टेट जो है उससे कम वेतन जो है अपने राज्य में नहीं दे सकता है, ठीक है। तो फ्लोर वेज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है, आगे हम देखेंगे भी। और उससे नीचे कोई भी गवर्नमेंट जो है मिनिमम वेज, न्यूनतम मजदूरी नहीं दे सकता है, ठीक है। और इसमें सभी तरह का वर्कर कवर्ड है, चाहे वो आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो, ठीक है, ठेका पे हो, या गिग वर्कर्स हो, या फिर डेली वेजेज हो, दिहाड़ी मजदूर हो, या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो, सभी लोग इसमें जो है कवर्ड है। मिनिमम वेजेज को लेके क्या बोला गया है, तो इसमें बोला गया कि फ्लोर वेज जो होगा नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगी, और कोई भी स्टेट जो है फ्लोर वेज से नीचे अपने राज्य में जो है वेतन नहीं दे सकता है, ठीक है। और फ्लोर वेज को ठीक है, या मिनिमम वेज को हर 5 साल के में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, रिवाइज करेगी, देखेगी कि ज़रूरत है बढ़ाने का नहीं। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करेगा वेज, तो कौन कौन सा फैक्टर को कंसिडर करेगा, वो देखेगा कि उनका कौशल स्तर, मजदूर का जो है स्किल लेवल क्या है। कौशल स्तर के अनुसार जो है मिनिमम वेज अलग अलग होगा। जैसे मान लो कोई मजदूर है वो हाई स्किल का काम कर रहा है, तो उसके लिए मिनिमम वेज अलग होना चाहिए, और जो लो स्किल वाला है उसको लिए कम होना चाहिए, सिंपल बात है, ठीक है। उसके बाद जोग्राफिकल एरिया में देखा जाएगा, ठीक है, कि मान लीजिए कोई गोवा का मजदूर है, तो गोवा में लिविंग स्टैंडर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा महंगा है, खर्चा ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है। लेकिन कोई मान लो झारखंड के कोई मतलब छोटा सा एरिया में होगा, तो वहाँ पे रहने खाने का खर्चा कम है, तो वहाँ पे मिनिमम वेज जो होगा अलग होगा। मतलब मिनिमम वेज जो होगा वो प्लेस टू प्लेस जो है वैरी करेगा, ठीक
ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है, जीवन यापन लागत सूचकांक के आधार पे ये सब फिक्स होगा। तो जो वेज होगा, तनख्वाह होगा, उसका भुगतान कैसे किया जाएगा? तो एम्प्लॉयर जो है, मालिक जो है फैक्ट्री का, वो कैश के फॉर्म में, ठीक है, या फिर चेक देके या फिर बैंक में ट्रांसफ़र करके डिजिटल के थ्रू जो है ऑनलाइन भी कर सकता है, ठीक है। इक्वल रिम्यूनरेशन को लेके क्या बोला गया है, क्योंकि इसमें देखिए इक्वल रिम्यूनरेशन जो एक्ट है हमारा 1976 का, उसको मिला दिए गए। तो उसको लेके इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया है कि जेंडर इक्वालिटी इन वेजेज, मतलब वेतन में लैंगिक जो है वो समानता होगा, ठीक है। इसमें बोला गया है कि महिला हो या पुरुष हो, उसका रिक्रूटमेंट में, मतलब भर्ती में, ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण में, स्थानांतरण, ट्रांसफ़र में या फिर प्रमोशन, पदोन्नति में कोई भी भेदभाव हम लोग नहीं करेंगे। ये मेन पे, वीमेन पे और ट्रांसजेंडर पर्सन सभी पे लगेगा, पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्ति सभी पे लगेगा। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के बारे में इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है जो वेतन दिया जाएगा वो हर महीने के 7 तारीख तक या फिर 10 तारीख तक दे दिया जाना चाहिए, उससे डिले नहीं होना चाहिए। जो आपको कैसे पेमेंट करोगे, तो पेमेंट करने के लिए आपको जो है नगद में कैश दे सकते हो, चेक या बैंक ट्रांसफ़र से कर सकते हो, ठीक है। प्रोहिबिटेड अनऑथराइज डिडक्शन, ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री का मालिक जो है बहुत ज़्यादा सैलरी से पैसा काट ले, नहीं, अनऑथराइज तरीक़ा से अनाधिकृत कटौती नहीं कर सकते, और कटौती जो है 50% से अधिक आप उसका वेज का नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर इसमें इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के बारे में बोला गया, मतलब जो भी फैक्ट्री का इंस्पेक्टर होगा जिसको गवर्नमेंट एम्पॉइंट करेगी ये देखने के लिए कि उसमें जो है कानून लग रहा है नहीं, तो वो सिर्फ ये नहीं देखेगी कि लग रहा है कि नहीं, बल्कि उसको प्रॉब्लम क्या हो रहा है एम्प्लॉयर को, वो कानून को लागू करने में कंप्लायंस भी वो करवाएगी उसको, मतलब निरीक्षक का काम भी करेगी वो और सुविधाकर्ता भी करेगी, ताकि अनुपालन जो है वो आपका आसान हो जाए। इसमें जो है हमने क्या देखा कि बोनस एक्ट जो है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, उसको भी जो है इसमें मिला गया। तो बोनस को लेके क्या बोला गया, इसमें बोला गया ऐसा इस्टेब्लिशमेंट जहां 20 वर्कर या उससे अधिक काम कर रहे हैं, वहीं पे आपका ये वाला बोनस उसको वहाँ पे मिलेगा। किसको मिलेगा, एलिजिबल वर्कर कौन है, तो जिसका प्रिस्क्राइब्ड वेज सीलिंग, प्रिस्क्राइब वेज सीलिंग जो है, ठीक है दोस्तों। तो बोनस किसको मिलेगा, जितना भी सरकार ने वेज सीलिंग डिसाइड किया है उससे अगर कम कोई व्यक्ति अगर कमा रहा है, ठीक है, तो भी मिलेगा। सिंपल बात है, मान लीजिए ये कानून जो था उसमें लिमिट है ना कि कितना, वो कोई वर्कर मान लीजिए 20,000 या 15,000 से अधिक कमा रहा है, तो उस पर जनरली मान लो कानून नहीं लगेगा, ठीक है, ये कोड ऑन वेजेज वाला, ठीक है, सभी वर्कर पे लगेगा, लेकिन एक लिमिट है, वेज लिमिट, जो नेशनल गवर्नमेंट फिक्स करेगी या फिर है ना उसके अकॉर्डिंग फिर स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो उससे कोई नीचे कमा रहा है या उतना तक कमा रहा है तभी उसको बोनस का मिलेगा। बोनस कितना मिलेगा, कम से कम बोनस तो जितना भी उसका वेज है, मजदूरी है, उसका 8.33%, या फिर उसका मैक्सिमम बोनस कितना मिलेगा जितना उसका वेज है, या 20%। जो भी बोनस होगा वो डिपेंड करेगा कंपनी के प्रॉफिट पे, ठीक है, और उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी से लिंक होगा, ठीक है। अगर जो आपका एम्प्लॉय या कोई फ्रॉड करता है, धोखाधड़ी करता है या कदाचार करता है या फिर मिसकंडक्ट करता है या वायलेंट बिहेवियर करता है, ठीक है, तो उसको जो है बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, प्रवर्तन तंत्र कैसे कैसे इस कानून को लागू करेंगे, तो इसके लिए इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है जो एक एडवाइजरी रोल भी काम प्ले करेगा, सलाहकार की भूमिका निभाएगा और इन्फोर्समेंट रोल, प्रवर्तन की भूमिका निभाएगा। वेज डिस्प्यूट, वेतन विवाद को लेकर अगर कहीं डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए अपीलेट अथॉरिटी वहाँ पे आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। टाइम बाउंड डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स, जो भी आपका दावा रहेगा, जो भी विवाद होगा उसका टाइम बाउंड में समयबद्ध निपटान होगा, ठीक है। और वेज और बोनस अगर कोई नहीं दे रहा है, आप एलिजिबल हैं, ठीक है, आप उसके लिए जो है एलिजिबल हैं लेकिन आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको उस पर एम्प्लॉयर पे पेनाल्टी भी लगेगा, ठीक है। ये जो हमारा कोड है आया है ना, कोड ऑन वेज, उसका क्या फ़ायदा होगा, तो उसमें 4 कानून को मिला के एक कर दिया गया। इससे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण होगा, यूनिवर्सल कवरेज, सभी लोगों को कवर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी कवर्ड है, नेशनल फ्लोर वेज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगी, तो वर्कर लोग भी बार्गेनिंग कर पाएंगे, बोलेंगे कि भाई जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्लोर वेज कम बोला है फिक्स करने और उसके नीचे आप वेज हमको नहीं दे सकते, तो इससे वर्कर का सौदेबाजी जो है बढ़ेगा, बार्गेनिंग बढ़ेगा, जेंडर इक्वालिटी आएगा, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट के कारण, है ना, जो इसमें मिला दिया गया। डिजिटल पेमेंट से आपका डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा, ये है। आलोचना होता है इसका कुछ, तो वो बोलते हैं कि फ्लोर वेज हो सकता है बहुत कम रखा जाए, है ना। करेंटली ये है कि एक हमने पढ़ा था कि अलग अलग टाइप का वेज होता है, एक लिविंग वेज होता है जो सबसे अच्छा होता है, एक मिनिमम वेज होता है सबसे कम, और उसके बीच में जो होता है वो आपका फेयर वेज होता है, उचित मजदूरी। तो इसमें बोला जा रहा है कि हो सकता है कि जो फ्लोर वेज सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करे वो आपका लिविंग वेज से बहुत नीचे हो, ठीक है। इन्फोर्समेंट चैलेंजेज है, हालांकि हम लोगों ने उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लागू कर दिया, लेकिन वहाँ पे आप इन्फोर्स करोगे कैसे,
आप आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि भारत में 90% जो आपका इस्टेब्लिशमेंट है वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, छोटे छोटे घर में चलता, आप कैसे पता करोगे उसको, है ना। फिर बोनस का जो प्रोविज़न है वो बहुत ही वीक है गिग और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर के लिए, और इम्प्लीमेंटेशन डिले हो सकता है क्योंकि अभी भी ये आपका लागू नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसमें अपडेट क्या है, तो नेशनल फ्लोर वेज जो है प्रपोजल है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन प्रस्ताव है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि हम जो फ्लोर वेज है वो आपका 375 रुपीज़ पर डे फिक्स करेंगे। पहले जो आपका 178 रुपये पर डे था वो, इससे क्या होगा, मिनिमम जो मजदूरी एक महीना में दिया जा सकता है, ठीक है, जो इसे इसके नीचे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट फिक्स नहीं कर सकती है, वो कितना होगा 9750 पर मंथ, मतलब 375 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो डिबेट चल रहा है सेंट्रल और स्टेट में कि कितना जो है फ्लोर वेज होना चाहिए। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हमारा लेबर मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, उन्होंने प्रपोज किया है कि 375 रुपीज़ पर डे जो है होना चाहिए फ्लोर वेज। अभी डिबेट चल रहा है दोनों में कि बहस जारी है कि सेंटर राज्य में कितना होना चाहिए। गिग वर्कर डिमांड कर रहे हैं कि हमको जो मिनिमम वेज है उसका बढ़ाने के लिए ये वाला, ठीक है, और बोनस का प्रोविज़न भी हमको देने के लिए गिग वर्कर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है, समान वेतन के लिए समान कार्य, ठीक है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर को भी देने के लिए, तो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर के लिए भी हमारा समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, और ये लागू हो जाएगा। फिर डिजिटल वेज, हम लोग गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि ऑनलाइन पेमेंट करवाया जाए 100% डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, प्रत्यक्ष जो है लाभ हस्तांतरण के द्वारा, है ना, जनधन आधार के थ्रू, आधार के द्वारा ऑथेंटिफिकेशन करके इनफॉर्मल सेक्टर में जो है कैश का पेमेंट किया जाए, तो ये गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, ठीक है। अभी इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करेंगे तो अभी पेंडिंग अभी तक नहीं हुआ है, हालांकि कुछ स्टेट्स जो है यूपी, राजस्थान और कर्नाटक, वो अभी ड्राफ्ट रूल जो है इसको लेके आई है। नेक्स्ट हमारा जो कोड है वो उसका नाम है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, ठीक है। इसका भी बैकग्राउंड वही है कि बहुत सारा कोड था, ठीक है, और हम लोग सोशल सिक्योरिटी को इससे यूनिवर्सलाइजेशन हो गया, सबके लिए दे दिए गए, खासकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को हम लोगों ने सोशल सिक्योरिटी दिया है। इसमें टोटल 9 कानून को इसमें मिला दिए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 का है, पहले इसका नाम वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट था, अब नाम चेंज हो गया एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट हो गया, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट। फिर ESIC, ठीक है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 का है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। EPF एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 का है, कर्मचारी और भविष्य निधि अधिनियम। फिर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972, ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972, सीने वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 1981, जो सिनेमा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसके लिए है, ठीक है। फिर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, घर वर बनाने में और भी बिल्डिंग में, उसके लिए है। फिर अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 का असंगठित क्षेत्र के लिए एक्ट था वो, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट, ठीक है, रोजगार कार्यालय अधिनियम 1959, ये सारों को मिला के जो है हम लोगों ने कोड ऑन वेजेज में, सोशल सिक्योरिटी कोड में, मतलब कुछ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा संहिता में डाल दिया। इससे क्या होगा, अब इसे आप देख रहे हो किसमें यूनिवर्सल कवरेज है, सार्वभौमिक कवरेज है, चाहे आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो, असंगठित क्षेत्र में, या फिर अनऑर्गेनाइज में काम कर रहे हो, या गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर हो, या सेल्फ एम्प्लॉयड खुद से काम कर रहे हो, तो उसको आप भी सोशल सिक्योरिटी कोड में कवर्ड हैं। अभी इसका स्टेटस क्या है, 2020 में ये पास हो चुका है पार्लियामेंट से, लेकिन अभी भी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें कहाँ कहाँ पे ये कानून लगेगा, कवरेज और एप्लीकेबिलिटी अगर देखेंगे, कवरेज और प्रयोज्यता, तो ये सभी एम्प्लॉय और वर्कर पे लगेगा, इंक्लूडिंग गिग, प्लेटफॉर्म, होम बेस्ड, अगर कोई घर पे काम कर रहा है, कोई माइग्रेंट वर्कर, सब पे लगेगा। गिग वर्कर किसको बोलते हैं, तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा पैसा कमाता है और जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट से बाहर होता है, मतलब उसको आप बोल सकते हैं जैसे कि आप उसका नियुक्ति ऐसा नहीं होगा कि जैसे जनरली क्या होता है कि आप बायोडाटा देते हो, फिर वो पढ़ता है, फिर आपका इंटरव्यू होगा, टेस्ट होगा, उस तरह से ये नहीं होता। वो ट्रेडिशनल जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंडीशंस होता है उससे वो बाहर होता है, ऑनलाइन के थ्रू वो काम करता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो पैसा कमाता है। प्लेटफॉर्म वर्कर मतलब वो प्लेटफॉर्म से किसी जुड़ा हुआ है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे स्विगी है, उबर है, ओला है, ये सारा चीज़ है। अनऑर्गेनाइज वर्कर कौन होता है, अनऑर्गेनाइज वर्कर असंगठित क्षेत्र वो होता है जो संगठित क्षेत्र में नहीं होता, मतलब जो फॉर्मल सेक्टर, औपचारिक क्षेत्र में नहीं है और कोई भी कानून के अंदर कवर्ड नहीं, उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो उन पे ये कानून लग जाएगा। फिर एम्प्लॉयर का रोल क्या है, ठीक है, नियोक्ता का क्या भूमिका है, तो नियोक्ता का काम है कि जो वर्कर उसके अंडर में काम कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन करवाना, पंजीकरण कराना, उसके फंड में पैसा डालना, ठीक है, इस एक्ट में जो लिखा होगा, और जो भी कितना पैसा आप जमा कर रहे हो, कि कौन कौन सा वर्कर है, कौन कौन सा ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उसके बारे में सरकार को रिपोर्ट भी देना, मतलब अथॉरिटी को बताना, अधिकारी को बताना, ठीक है। अब देखिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के अंदर क्या क्या लाभ मिलता है, ठीक है। तो इसमें आपको एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड का लाभ मिल जाएगा,
एक तरह का ये इसमें जब रिटायरमेंट के बाद आपका सेविंग है, पीएफ का पैसा मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति का काम करते करते डेथ हो जाता है, डेथ इन सर्विस जिसको बोलते हैं, तो उसको एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी मिलता है, डिपॉजिट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पेंशन का स्कीम है, फिर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएफ के अंडर में ही आता है, ईडीएलआई मैंने बता दिया ये तीनों। उसका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, अगर किसी व्यक्ति का काम करते करते बीमारी हो गया या फिर मैटरनिटी प्रेगनेंसी बच्चे के कारण इंजरी या डिपेंडेंट को मिलता है ये सारा बेनिफिट। मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, मातृत्व लाभ ग्रेच्युटी मिलता है, ठीक है। और ग्रेच्युटी के लिए क्या है, मिनिमम 5 साल आपका सर्विस होना चाहिए। गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर, वेलफेयर वर्कर फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया गया, सोशल सिक्योरिटी दिया गया किसको, गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर को, पहले ये नहीं था। और इसमें सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम दिया गया उसका फंडिंग जो करेगा गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए वो कौन करेगा, गवर्नमेंट पैसा देगी, ठीक है। और प्लस एग्रीगेट कंट्रीब्यूटर, एग्रीगेटर कौन होता है, जो आपका एग्रीगेट करता है, मतलब ओला है, उबर है ना, अमेजन, फ्लिपकार्ट, वो क्या कर रहा है, एग्रीगेट कर रहा है। एग्रीगेट मतलब जोड़ना, एक हमको गाड़ी से बैठ के यहाँ जाना है और ठीक है, तो ये गाड़ी चला रहा है, ठीक है, जो ड्राइवर है ओला उबर का, ठीक है, और ये हम आपका कस्टमर है जो हम डिमांड कर रहे हैं। तो ये क्या किया, हम डिमांड करें कि हमको गाड़ी चाहिए, इधर से इधर जाना है, ठीक, और ये चला रहा है, तो दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ दिया, ठीक है। हमको खाना खाना है तो हम खाना डिमांड कर रहे हैं और रेस्टोरेंट वाला खाना बेच रहा है, तो दोनों को ज्वाइन कर दिया, एग्रीगेट कर दिया, जोमेटो, स्विगी, तो उसको एग्रीगेटर बोलते हैं। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी फंड हम लोग बनाएंगे जिससे आपका गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर्स का कल्याण किया जाएगा, वेलफेयर किया जाएगा, उसका पैसा कौन देगा, उसका पैसा गवर्नमेंट देगी या फिर एग्रीगेटर भी पैसा देगा, ठीक है। अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए हम लोग नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बना रहे हैं, राष्ट्र सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, जो स्कीम्स को प्रिपेयर करेगा कि कैसे अनऑर्गेनाइज वर्कर को हम लोग इसमें कवर किया, उसका बेनिफिट दें। इसमें पैसा कहाँ से आएगा, तो एम्प्लॉयर को बोला गया है कि आप ईपीएफ और ईएसआई का पैसा दोगे, ठीक है। गवर्नमेंट जो है फंडिंग करेगी और एग्रीगेटर जो है जैसे जोमेटो है, स्विगी, ओला, उबर जो है आपका, वो आपका जितना भी उसका एनुअल टर्नओवर है, साल में जितने का वो कारोबार कर रही है, बेच रही है सामान, ठीक है, उसका 1 to 2% देगी, ठीक है, ठीक है। और जो वर्कर का वेज है, वर्कर का वेज जो है उसका 5% तक वो देगी, या तो श्रमिक का वेज का जितना भी उसके पास श्रमिक है उसका 5% या फिर अपने एनुअल टर्नओवर का 1 to 2%, ठीक है। और वो कहाँ जाएगी, सोशल सिक्योरिटी एक फंड बनेगा उसमें जाएगा और उससे आपका गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर का सामाजिक कल्याण सोशल सिक्योरिटी कराया जाएगा, ठीक है। ये और इसका क्या क्या मेन इसका प्रोविज़न है, तो इसमें यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के बारे में बोला गया है कि यूनिवर्सल जो अकाउंट नंबर होता है जिसको यूएएन बोलते हैं, अगर आप जॉब छोड़ भी रहे हो, एक सर्विस से दूसरे सर्विस में जा रहे हो, ठीक है, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जो कि माइग्रेंट वर्कर इसमें सब सारे लोग कवर्ड हैं, तो उसमें उसका पोर्टेबिलिटी होगा, ठीक है। मतलब आपका यूएन चेंज नहीं होगा, बस आप जहाँ जहाँ काम कर रहे हो वो जुड़ता जाएगा यूएन से, और आपको पेंशन में आपका एलिजिबिलिटी बढ़ेगा, पीएफ में आपका एलिजिबिलिटी बढ़ेगा, इस तरह से, ठीक है। टोटल सर्विस मतलब आपका सेवा जितना आपने काम किया वो जुड़ते रहेगा, यूएन एक ही रहेगा, अलग अलग जहाँ जहाँ काम करें उसका सर्विस ऐड होते रहेगा यूएन में। फिर हम लोग बात की है कि इसमें नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाएंगे, हैं, राष्ट्र सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, ये किसके लिए, अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए, गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए। उसके बाद कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, अनिवार्य पंजीकरण कराएंगे। तो ये एम्प्लॉयर का काम है कि जितने भी वर्कर्स उसके अंडर में काम कर रहे हैं, चाहे वो गिग वर्कर हो या संगठित हो या कोई भी वर्कर हो, उसको गवर्नमेंट पोर्टल पे जो है रजिस्टर उसको करना है, आधार उसका लिंक कराना है, ताकि गवर्नमेंट को पता चले और गवर्नमेंट फिर उसको बेनिफिट दे। फिर ग्रेच्युटी का इसमें प्रावधान है कि हम लोगों ने ग्रेच्युटी के जो प्रोविज़न है, पहले क्या था कि कोई भी व्यक्ति 5 साल काम करे बस उसी को ग्रेच्युटी देते थे, कम से कम जो मिनिमम 5 ईयर काम कर रहा है। लेकिन अब बोला गया कि अगर कोई फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है जिसको फिर निश्चित अवधि के लिए रखा जाता है, तो अगर वो 1 साल भी काम कर रहा है, कम से कम 1 साल, तो फिर उसको भी हम लोग ग्रेच्युटी का बेनिफिट उनको भी देंगे। फिर ईएसआईसी का है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ये कैसे करें नहीं है, इसको ईएसआईसी लिखेगा। ये सभी इस्टेब्लिशमेंट को अब कवर किया गया, यहाँ तक कि जो प्लांटेशन, मतलब प्लांटेशन आप समझ रहे हो, चाय का बागान, ठीक है, उनको कवर्ड है, वहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं, खदान में जो काम कर रहे हैं गिग वर्कर, उनको भी इसमें कवर किया गया है। पहले वॉलेंट्री बेसिस पे था कि कोई इच्छा होना, किसी का इच्छा पे था कि अगर वो आना चाहता है सोशल सिक्योरिटी में तो होगा, लेकिन अब कंपलसरी रूप से उनको भी बेनिफिट को, एम्प्लॉयर जो है उनको भी बेनिफिट देगा, उनको भी पोर्टल पे रजिस्टर करेगा आधार लेके और सारा चीज़। फिर एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन एक पोर्टल बनाया गया, रोजगार सूचना पोर्टल, ठीक है। पहले जो हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट था उसको हटाया गया और एक पोर्टल बनाया गया जहाँ पे एम्प्लॉयर को इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है, उसको चाहिए मजदूर, ठीक है, तो जो एम्प्लॉय है अपना क्वालिफिकेशन, जो लोग मान लो ये कुछ लोग हैं इनको चाहिए रोज़गार, ठीक है, तो एक पोर्टल बनाया जाएगा यहाँ पे अपना ये क्वालिफिकेशन देंगे कि क्या किए हैं, ग्रेजुएशन, कैसा टाइप का रोज़गार चाहते हैं, सारा चीज़ अपना लिखेंगे और एम्प्लॉयर जो होगा इस पोर्टल पे जाके फिर अपना देगा कि हमको इस तरह का चाहिए, तो जो फिर मैच होगा फिर उसको ये ले लेगा। तो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट के तहत थोड़ा सा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड था, वो एक पोर्टल बना के इसको हम लोगों ने आसान किया है, ताकि
हायरिंग करने में, नियुक्ति करने में दिक्कत ना हो मज़दूर को एम्प्लॉयर के द्वारा, नियोक्ता के द्वारा। क्या क्या लाभ होगा इससे, इस कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड से? तो जो पहले के 9 कानून थे, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करके एक बनाया गया, और ये पहला कानून है, फर्स्ट लॉ है, जो गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर को भी सोशल सिक्योरिटी देता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है, औपचारिक रूप से पहचान देता है। चूँकि हम लोगों ने उसको कानून के तहत कवर कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग उसको एक रिकॉग्नाइजेशन मिल गया उनको, रिकॉग्निशन, औपचारिक रूप से हम लोगों ने उसको पहचान लिया, ठीक है। पोर्टेबिलिटी अलाउ है, यूएन के थ्रू लिंक हो जाएगा, तो आसानी से एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर वो माइग्रेट भी करता है या इंडस्ट्री को जाता है एक से दूसरा, तो वो भी कवर हो जाएगा। यूनिवर्सल कवरेज है, वो सबको कवर किया गया है, फ्रॉम ऊम टू टूम, मतलब गर्भ से कब्र तक सबको, मैटर्निटी बेनिफिट सारा चीज़ मतलब सबको कवर्ड है ना, पेंशन वेंशन सारा चीज़, मतलब जन्म से बच्चा लेके मरने तक साथ पूरा सोशल सिक्योरिटीज़ में कवरेज है, ठीक है। स्पेशल फोकस महिला और अनऑर्गेनाइज वर्कर पे दिया गया है, महिलाओं और असंगठित क्षेत्र पे, वीमेन और अनऑर्गेनाइज वर्कर पे। क्रिटिसिज्म यही है कि अभी तक ये इम्प्लीमेंट जो है इसका नहीं हुआ है, इसका आलोचना होता है। फिर स्टेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है, रूल्स जो होगा वो स्टेट पे डिपेंड करेगा, है ना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में लेके आए, क्योंकि अगर यूनियन लिस्ट में अगर हमारा लेबर आता केंद्र सूची में, संघ सूची में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लागू करवा सकता था, लेकिन चूँकि ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है, तो वो स्टेट पे डिपेंड होता है। तो स्टेट अब देखना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट कैसा जो है रूल लेके आती है, क्या इस कानून में जो लिखा है उसके अनुसार लेके आती है या कुछ और लिखाती है। गिग वर्कर को हम लोगों ने एग्रीगेटर पे डिपेंड कर दिया। भाई एग्रीगेटर अगर मान लो कल को पैसा अगर नहीं जमा करेगा तो फिर कैसे दिक्कत होगा, या मान लो उसका एनुअल टर्नओवर जो है सालाना उसका अपना कमाई अगर घट गया तो 1 to 2% उसका निकालेंगे तो और घट जाएगा, तो फिर गिग वर्कर का जो बेनिफिट है, जो लाभ है, वो भी हमारा कम हो जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन चैलेंजेज है, बहुत सारे जो अनऑर्गेनाइज वर्कफोर्स हैं उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है, फॉर्मल रिकॉर्ड उनके पास नहीं है, उनके पास आधार, बैंक डिटेल, पैन कार्ड नहीं है, तो उसका रजिस्ट्रेशन फिर कैसे होगा, वो दिक्कत हो जाएगा। फिर फंडिंग का इशू है कि अगर हम लोग बना रहे हैं मान लो वेलफेयर फंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए, बिडिंग के लिए, तो अभी हमने देखा था कि हमने क्या देखा था कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर के हमने पहले कानून में बात किया था कि लगभग 70,000 करोड़ रुपये इसमें पेंडिंग है, मतलब इसमें बचा हुआ है और वो अनयूटिलाइज्ड है, ठीक है। तो जब हम लोग पहले हमारे पास जो फंड था उसका यूटिलाइज कर पा ही नहीं रहे, तो क्या कल को नया जो फंड बनेगा क्या उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से हो जाएगा, ये भी एक उनका आलोचना हमारा होता है। इसको लेके अपडेट क्या क्या है, करंट अपडेट, तो करंट अपडेट ये है कि गिग वर्कर के लिए मैंने बताया राजस्थान जो है फर्स्ट स्टेट है जो आपका प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर एक्ट लेके आई है 2024 में, और वो वेलफेयर बोर्ड भी बनाई है और सोशल सिक्योरिटी फंड भी बनाई है। कर्नाटक भी जो है, दिल्ली इसी तरह का बिल लाने का बात जो है वो कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में बोला है कि गिग वर्कर को अनऑर्गेनाइज वर्कर असंगठित क्षेत्र में घोषित करने के लिए और सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर में, ठीक है। बाकी ये आप छोड़ दीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखें ईपीएफओ का जो सब्सक्राइबर्स है, कितने उसके मेंबर हैं ईपीएफओ में, मतलब जितने लोग ने ईपीएफओ का बेनिफिट ले रहे हैं या सब्सक्राइब किए हैं वो 30 करोड़ हैं, ये थोड़ा याद रखना है। और ईएसआईसी का जो हॉस्पिटल्स है गवर्नमेंट बोली है उसको छोटे छोटे शहर मतलब टियर 2 और 3 में उसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। और इसके लिए डिजिटल ईएसआईसी कार्ड जो है वो दिया जाएगा 2024 से, ठीक है। फिर ओपीएस और एनपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम को लेके मतलब आपका बहस चल रहा था। कुछ स्टेट बोल रहे थे जनरली जो झारखंड रूल है, जैसे राजस्थान, पंजाब या छत्तीसगढ़, ठीक है, इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम में जाएंगे, इस तरह को बातचीत चल रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा कोड और लास्ट कोड है, उसका नाम है कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, ओएसएच कोड 2020, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों पर संहिता 2020, ठीक है। बैकग्राउंड क्या है, क्या क्यों ज़रूरत पड़ी, तो वही है, बहुत सारे फ्रेगमेंटेड कानून था, ठीक है, खंडित कानून था, उसका अनुपालन जो था कंप्लायंस लाने में दिक्कत हो रहा था, पुअर सेफ्टी इन्फोर्समेंट, और इन्फोर्समेंट जो था वो लागू भी सही से नहीं हो रहा था। तब भारत सरकार ने ये कोड लाया और उस कोड के द्वारा जो 13 कानून थे पहले के उसको मिला दिया गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट कानून है 13 कानून में से, वो आपको याद रखना चाहिए कि फैक्ट्री एक्ट 1948 हो, कारखाना अधिनियम 1948, माइंस एक्ट 1952, खान अधिनियम 1952, डॉक वर्कर्स एक्ट 1986, गोदी श्रमिक अधिनियम 1986। या गोदी मतलब समझ रहे हो, डॉक क्या होता है, डॉक मतलब जो ये जहाज़ वाला है ना, पानी जहाज़, ठीक है, स्टीमर, वो स्टीमर में जो काम कर रहे हैं डॉकिंग में, पोर्ट्स में, बंदरगाह में, वो सारे लोग। फिर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर 1996, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशन, उन 13 कानून में से ये जो 5 कानून है उनको शामिल किया गया, बाकी 8 और भी कानून है उनको शामिल किया गया। बस आपको यही अगर याद है तो ठीक है, आपका काम हो जाएगा।
ऑब्जेक्टिव वही है कि यूनिवर्सल, नाम ही इसका क्या है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, मतलब काम करने के समय कुछ भी वो सुरक्षा उसको रहे। मतलब उसका ऐसा नहीं है कि ख़राब कंडीशन में जाके काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री है वहाँ पे तार बार निकला हुआ है, ठीक है, या फिर उसको बीमारी हो जा रहा है, वो सबको ध्यान रखा जाए उसका हेल्थ का। तो वही उसका मेन मकसद है कि यूनिवर्सलाइज सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ ऑल वर्कर इंक्लूडिंग माइग्रेंट एंड गिग वर्कर। तो प्रवासी और गिग श्रमिकों सही जितने भी श्रमिक हैं उनके लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति को सार्वभौमिक बनाना। ठीक है, 20 इसका स्टेटस क्या है, स्थिति अभी क्या है प्रेजेंट में कि 2020 में पार्लियामेंट ने पास किया, लेकिन अभी तक इसको हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं किए, 2025 हो चुका है। कवरेज एंड एप्लीकेबिलिटी, कहाँ कहाँ पे ये लगेगा, तो ऐसा इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे पावर से काम हो रहा है, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर का यूज हो रहा है और वहाँ पे 10 वर्कर या 10 से अधिक वर्कर काम कर रहे हैं, मतलब मिनिमम 10 वर्कर काम कर रहे हैं, वहाँ पे ये लगेगा। और जिस इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे पावर यूज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, वहाँ अगर 20 वर्कर मिनिमम काम कर रहे हैं तभी लगेगा। तो जिस इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पावर यूज़ हो रहा है वहाँ 10 वर्कर मिनिमम होनी चाहिए, और बिना पावर वाला इंडस्ट्री में इस्टेब्लिशमेंट में अगर 20 वर्कर मिनिमम काम करे तब ये एक्ट उस पर लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई माइंस है या कोई डॉक्स है या कोई कंस्ट्रक्शन है या फिर प्लांटेशन है या मोटर ट्रांसपोर्ट है या बीडी साइन वर्कर, वहाँ पे सबको कवर किया जाएगा। मतलब कोई खदान है, कोई गोदी निर्माण, बगान, मोटर परिवहन, बीडी, सिनेमा, श्रमिक, वहाँ पे संख्या को नहीं दिखा जाएगा 10 और 20, वहाँ पे देखा जाएगा वहाँ सभी लोग कवर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी में आपको 10 देखा जाएगा पावर के लिए और बिना पावर वाला 20 वाला देखा जाएगा। ठीक है, इसमें सभी एम्प्लॉयज़ कवर है, वर्कर कवर है, इंटर स्टेट माइग्रेंट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो माइग्रेंट कर रहे हैं, प्रवासी मजदूर वो कवर है, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर, ठेका श्रमिक, असंगठित वर्कर, सभी लोग इसमें पूरी तरह से कवर है। जो अनऑर्गेनाइज वर्कर है वो थोड़ा सा कवर है, आगे हम देखेंगे। इसमें महिलाओं को अलाउ किया गया है कि वो रात में और सभी काम कर सकती है, लेकिन उसका सेफ्टी का और उसकी परमिशन महिला को लेना पड़ेगा, और उसका सुरक्षा का उपाय भी जो है एम्प्लॉयर को, नियोक्ता को, मालिक को करना पड़ेगा। इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं इस कोड के, है ना, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन का। तो इसमें बोला गया है वर्किंग आवर को लेकर, कार्य का घंटा के लिए इसमें बोला गया कि मैक्सिमम जो है 8 घंटा पर डे जो है काम करवा सकते हैं। ठीक है, ओवर टाइम भी करवाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो है अतिरिक्त वेतन देना पड़ेगा उसको, 2 गुना जितना भी उसका वेतन उसका 2 टाइम्स देना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति ओवर टाइम कर रहा है, मतलब 8 घंटा से अधिक काम कर रहा है दिन भर में, उसको एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए उसको परमिशन भी लेना पड़ेगा कि आप करना चाहते हो ओवर टाइम या नहीं। ठीक है, ओवर टाइम जोड़ के भी वो वीकली जो है, एक वीक में 48 आवर से अधिक काम, 48 आवर से अधिक काम जो है वो वीकली कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। हाँ, ओवर टाइम का अलग से होगा, वो उसके लिए अलग से है। ठीक है, और रेस्ट डे मिलेगा, वीक में एक दिन आपको रेस्ट डे मिलेगा, कोई भी दिन हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में से एक दिन आपको वेस्ट होगा। मतलब एक दिन में आप एक व्यक्ति कितना काम कर सकता है, मैक्सिमम 8 दिन। ठीक है ना, और हर आपका 4.5 आवर्स के बाद जो है आपको 4.5 आवर के बाद आपको आधा घंटा का ब्रेक मिलेगा। ठीक है, और आपको ओवर टाइम करवाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको परमिशन और उसको ओवर टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए, स्वास्थ्य और सुरक्षा मानक के लिए क्या किया गया है, बोला गया है कि फैक्ट्री जहाँ पे काम हो रहा है वो साफ़ सुथरा रहेगा, क्लीननेस, स्वच्छता का ध्यान रखा जाएगा, वेंटिलेशन, वायु संचार अच्छे से होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर वहाँ पे रहना चाहिए, कैंटीन का सुविधा, क्रेच का सुविधा। ठीक है, क्रेच मैंने ऑलरेडी कल बता दिया था क्या होता है, फर्स्ट एड, प्राथमिक सुविधाएं, स्वास्थ्य का ये सब सुविधा होगा। गवर्नमेंट को बोला गया कि गवर्नमेंट के पास पावर है, ठीक है, वो नेशनल OSH स्टैंडर्ड्स ला सकती है। मतलब नेशनल स्तर पे इस्टेब्लिशमेंट में, फैक्ट्री में कैसा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ को लेके वर्किंग कंडीशन स्टैंडर्ड्स क्या होगा, उसको लेके भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट पे नेशनल OSH स्टैंडर्ड्स, राष्ट्रीय OSH मानक निर्धारित करने का अधिकार भारत सरकार को दिया गया है। उसके बाद वेलफेयर प्रोविज़न, कल्याणकारी प्रावधान बोला गया है कि फ्री साल में एक बार जितने भी एम्प्लॉय हैं उसका एनुअल जो है आपका हेल्थ चेकअप होगा साल में एक बार। ठीक है, फिर अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, सभी एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। ये नहीं कि मौखिक रूप से, ओरली रूप से रख दिया जाएगा नौकरी पे कि तुम आ जाओ, तुमसे आज से नहीं, जो भी होगा रिटर्न में लिख के अपॉइंटमेंट लेटर उनको दिया जाएगा, चाहे डिजिटल या फिर ऑनलाइन। फिर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर के लिए बोला गया है कि अगर इंटर स्टेट माइग्रेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट उनका हो रहा है ना, तो उसको विस्थापन भत्ता दिया जाएगा, और आने जाने का जर्नी का खर्चा भी उनको, यात्रा का भत्ता भी दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट लेबर को बोला गया है कि उनके लिए सेफ्टी और वेलफेयर जो बाकी के लिए, वो आपका ठेका श्रमिकों के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए भी है। और एम्प्लॉयर को बोला गया है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए बेनिफिट है जो आप बाकी लोगों को दे रहे हैं, वो ठेका मजदूर को भी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी दीजिए। ठीक है, अब फिर रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस देखते हैं कि पंजीकरण और अनुपालन के लिए क्या क्या बोला गया है। तो इसमें जो है एक आपका सिंगल कॉमन रजिस्ट्रेशन, सभी इस्टेब्लिशमेंट का एक ही कॉमन रजिस्ट्रेशन होगा। इसके लिए पहले क्या था, अलग अलग एक्ट के तहत अलग अलग लेना पड़ता था। जैसे मान लो कोई फैक्ट्री एक्ट में ले रहा है, तो फैक्ट्री एक्ट के लिए अलग लाइसेंस लो, इसके लिए अलग रजिस्ट्रेशन करो, इसके लिए अलग। अब चूँकि बाकी 13 जो कानून उसको मर्ज करके एक ही कर दिया गया, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि
कॉमन रजिस्ट्रेशन होगा सभी इस्टेब्लिशमेंट का, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग और लाइसेंसिंग होगा, सभी इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड रखा जाएगा, लाइसेंस मिलेगा। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जो होगा, निरीक्षक सा सुविधाकर्ता, वो क्या करेगा, एडवाइजरी रोल भी उसका, एडवाइस भी देगा इस्टेब्लिशमेंट को कि आप अपने इस्टेब्लिशमेंट में कैसे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ और वर्किंग कंडीशन को सुधार सकते हैं, और फिर जो भी कानून है उसको इन्फोर्स भी करेगा, लागू भी करेगा। दंड का भी प्रावधान है, पेनाल्टी का। एम्प्लॉयर पे अगर वो कानून को तोड़ रहा है तो 2 लाख तक का उसका पेनल्टी लग सकता है, और बार बार अगर तोड़ रहा है तो उसको जेल भी हो सकता है, ठीक है, कारावास भी हो सकता है। माइग्रेंट वर्कर के लिए क्या है, तो माइग्रेंट वर्कर का रजिस्ट्रेशन जो होगा गवर्नमेंट पोर्टल पे होगा, और वो आधार से लिंक होगा, और उसको वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है, एक हमारा राष्ट्र एक राशन कार्ड के तहत उसको बेनिफिट भी मिलेगा, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का। मतलब अगर वो एक जगह से दूसरी जगह, मान लो गांव को छोड़ के शहर चला गया, ठीक है, तो उसका राशन जो है वो वहाँ भी ले सकता है, लेकिन टोटल राशन जो उसका एलिजिबल होगा गांव और शहर में जोड़ के, मतलब टोटल राशन उसका तो उतना ही मिलेगा जितना वो एलिजिबल था, लेकिन बाकी जगह भी वो राशन ले सकता है, ठीक है ना। माइग्रेट हो, पहले ये नहीं था। इसे क्या था, जो मज़दूर अगर बिहार का मजदूर मुंबई में कर रहा है तो मुंबई में खाना उना का रेट बहुत ज़्यादा है, तो अगर उसको राशन वहीं पे मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, तो उसका राशन कार्ड तो होगा ही बिहार में, तो वो राशन कार्ड उसका पोर्टेबल होगा, कहीं भी वो यूज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो प्लांटेशन वर्कर है, जो आपका प्लांटेशन मतलब ये नहीं होगा, प्लांटेशन आप समझ रहे हो, जो उसमें काम कर रहा है, मतलब चाय के बागान में, यहाँ पे बागान आप लिखते हैं ना, बागान वाले में मज़दूर, उनके लिए वहाँ पे रहने का सुविधा होना चाहिए, मेडिकल सुविधा, एजुकेशनल फैसिलिटी उनके बच्चों के लिए अनिवार्य होना चाहिए, और उनके लिए भी होना चाहिए। कारखाना में बोला गया है, कारखाना में जो है कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट जिसमें 20 वर्कर या अधिक काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे 20 या 20 से अधिक वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, जो पावर के साथ वो जहाँ यूज हो रहा है उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, फैक्ट्री को बात कर रहा हूँ। और अगर वो बिना पावर का बदला तो 40, ठीक है, 40 वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट 40 अगर वर्कर काम कर रहे हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है, फैक्ट्री का बात कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी का नहीं। क्या क्या बेनिफिट होगा इससे, इस कोड आने के बाद, तो इसमें ये होगा कि कानून जो है हमारा इजी हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, 13 से 1 हो गया, यूनिफॉर्म सेफ्टी स्टैंडर्ड हो गया, सभी इंडस्ट्री का जो है एक समान सुरक्षा मानक होगा। माइग्रेंट वर्कों को भी इसमें हम लोगों ने कवर कर दिया, महिलाओं को भी हम लोगों ने अलग अलग ऑक्यूपेशन में प्रोटेक्शन के साथ काम करना अलाउ कर दिया। डिजिटल कंप्लायंस बढ़ गया क्योंकि सभी ऑनलाइन तरह से उसका जो है लाइसेंसिंग मिलेगा और रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। क्रिटिसिज्म ये है कि हम लोगों ने थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया। देखो फैक्ट्री वाला जो है बोल दिया कि जहाँ पे 20 वर्कर काम कर रहे हैं पावर के साथ वहीं पे लगेगा, तो जहाँ पे 20 से कम वर्कर काम करे उस पे तो नहीं लगेगा भैया, है ना, अगर फैक्ट्री है तो ये उसी का वो जो है क्रिटिसिज्म होता है कि थ्रेशोल्ड को हम लोगों ने बढ़ा दिया, तो जो छोटे छोटे इंडस्ट्री हैं वो उससे बच जाएगा, तो उस वहाँ पे जो मजदूर काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, तो उसको सोशल, ये जो हमारा कोड एंड सोशल से मतलब ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ, वो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर इन्फोर्समेंट चैलेंजेज है, जो इंस्पेक्टर है उसके पावर को भी थोड़ा सा कम कर दिया गया है। माइग्रेंट एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो है वो इसमें जो है पार्सली कवर्ड है, ठीक है, पार्सली जो है कवर्ड है। ये आपका क्रिटिसिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर क्रिटिसिज्म में कोई डेटा बेटा है तो वो इम्पोर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेशन इशू है कि 2025 से अभी तक मतलब लागू हम लोग नहीं करें, हाँ पास हो गया है 2020 में ही 2020 में, लेकिन अभी तक वो नहीं है, ठीक है। वर्कर यूनियन बोलते हैं कि ये जो कोड है वो इंडस्ट्री के लिए है और वर्कर का पार्टिसिपेशन, वर्कर को सुरक्षा को कम करता है, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मोटा मोटी जो फैक्ट है उससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। करंट में क्या क्या अपडेट है उसके बारे में देख लीजिए, ठीक है। ये एक तो इम्प्लीमेंटेशन डिले है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। फिर माइग्रेंट वर्कर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 2023 में कि स्टेट को बोला है, राज्यों को, कि आप सभी माइग्रेंट का एक OSH कोड के तहत एक डेटाबेस बनाइए, रजिस्टर कीजिए और नेशनल डेटाबेस बनाइए अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए। फिर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के लिए ILO ने बोला है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है ना, OSH जो है वो एक फंडामेंटल राइट है एट वर्क को। इंडिया को बोला है कि आप जो है इसको प्रेशर दिया इंडिया को कि आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। गिग वर्कर जो है इस पर डिबेट हो रहा है कि क्या गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर को इसका सेफ्टी बेनिफिट इसमें देना चाहिए नहीं देना चाहिए, हालांकि इसमें, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर, वो बोल रहे हैं कि क्या हमको इसके अंदर कवर्ड है या नहीं है, हमको भी दो, तो अभी तक फ़िलहाल इसमें नहीं है, ठीक है। रिसेंट एक्सीडेंट हुआ है इनसे कि हरियाणा में जो है आग लग गया था फैक्ट्री में, ठीक है, तो फिर लोग बोल रहे हैं कि यार तुम तो कोड लेके आओगे अभी, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो अभी देखो यहाँ पे जब दुर्घटना हुआ हरियाणा गुजरात में फैक्ट्री में आग लग गया, तो वर्कर का कहाँ सेफ्टी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि चारों जो लेबर कोड है उसका एनालिसिस थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सिंपल सा है कि पहले अगर पृष्ठभूमि का बात करें कि भारत में टोटल जो है बहुत सारे कानून था, चूँकि लेबर जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची में आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून जो है वो बना सकती है। तो इसको लेके जो है
सेंट्रल गवर्नमेंट का 44 हमारा लेबर लॉ था और स्टेट गवर्नमेंट का 100 लेबर लॉ था और सब फ्रेगमेंटेड था, अलग अलग खंड में था, ओवरलैपिंग होता था, अतिव्यापी था और जटिल था। तो भारत सरकार ने बहुत सारे कानून को लगभग, आप बात करेंगे तो एक में तो 3 है, फिर 4 है, ठीक है, फिर आपका 13 है एक में, और एक में आपका 9 है। तो कितना हो गया, 4 3 7, 7 और 13 20, 20 और 9, टोटल 29 लॉ को हम लोगों ने मर्ज करके 4 लेबर कोड में डाला है, ठीक है। तो 4 लेबर कोड कौन कौन सा है, तो आप देखिए यही सब है आपका। कोड ऑन वेजेज, वेतन संहिता, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, औद्योगिक संबंध संहिता, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, ठीक है, ये वाला है। और सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 है। तो जो 20 हमारा 9 आइटम था, 3 + 4 + आपका जो है 13 + 9, तो कितना हो गया 29 को मर्ज करके हम लोगों ने 4 में मिला दिया। तो उद्देश्य क्या है, एम क्या है, इसे सिंप्लीफाई हो जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा बढ़ेगा और वर्कर का जो है आपका वेलफेयर बढ़ेगा और हमारा कवरेज भी जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। स्टेटस क्या है, स्थिति कि पार्लियामेंट ने पास तो कर दिया है लेकिन अभी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है क्योंकि बहुत सारे स्टेट जो है अभी रूल्स लेके नहीं आई है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट में आप देख लो, मोटा मोटी 4 कोड था, उसको मर्ज कर दिया गया, ठीक है। पेमेंट जैसे पहला है हमारा कोड ऑन वेजेज, इसमें 4 को मर्ज कर दिया गया, वेजेज वाला, मिनिमम वेजेज वाला, बोनस वाला, इक्वल रिम्यूनरेशन, ये सब हम बता दिए। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज दोनों कवर्ड है। नेशनल फ्लोर वेज स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट उसके नीचे नहीं कर सकती और 5 साल में एक बार नेशनल फ्लोर वेज ये सब रिवाइज होगा। फिर ठीक है, बोनस के लिए बोला गया कि 8.33 मिनिमम मिलेगा और 20% जितना उसका वेज है उसका मिलेगा, इक्वल रिम्यूनरेशन दोनों को मिलेगा, ये सब हमने बता दिया है, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड डिटेल में हम लोग पढ़ लिए हैं, तो ये सब आप देख लीजिएगा, उतना कुछ है नहीं, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ये सब हम डिटेल में पढ़ा है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टू रिवाइज मतलब दोबारा से करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो, और यहाँ पे आपको समरी दिया हुआ है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। कंपैरेटिव हाईलाइट्स हमने चार्ट बना दिया आपको ताकि कोई दिक्कत आपके लिए ना हो, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप देख लीजिए, खुद से पढ़ लीजिए, ठीक है। एक तरफ फीचर है, विशेषता है, कोड ऑन वेजेज का, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड का, ओएसएच का, ओएसएस कोड का, कितने लॉ मर्ज है, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 13, इसमें 9, सभी वर्कर कवर्ड है, इसमें वर्कर कवर्ड है लेकिन आर्म फोर्स पुलिस वाला नहीं होना चाहिए, इसमें सभी कवर्ड है। फैक्ट्री, माइंस, डॉक, कंस्ट्रक्शन, जिसमें 10 वर्कर हैं पावर वाला और बिना पावर के 20 वर्कर, इसमें सभी कवर हैं सोशल सिक्योरिटी कोड में, ठीक है। ये यूनिवर्सल है, इसमें लिमिट है कि मिनिमम 300 वर्कर रहना चाहिए तभी आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आपका लगेगा। और फैक्ट्री वाला जो है वो 20 और है, ठीक है ना। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला अगर पावर हो रहा है तो 20 और बिना पावर का 40। फिर स्ट्राइक्स को लेकर इसमें कोई प्रावधान नहीं, इसमें 14 डेज का आपको नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। बेनिफिट क्या है, मिनिमम वेज, बोनस, इक्वल रिम्यूनरेशन, वही कलेक्टिव बार्गेनिंग, स्टैंडिंग ऑर्डर, ये सारा चीज़ है, और डिजिटलाइजेशन, ये सारा चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। बस जो डेटा है ना, डेटा से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है तो नंबर वाला थोड़ा ध्यान रखेंगे और बाकी कवरेज वाला, ठीक है, बाकी तो नॉर्मल पॉइंट है, ठीक है। एडवांटेज क्या है लेबर कोड का, तो बस यही सब है, जो आप देख लीजिएगा, बहुत वो इंपॉर्टेंट नहीं है और हमने ये सब बता ही दिया है, रिपीट हो रहा है। फिर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, गिग प्लेटफॉर्म वर्कर, संगठित क्षेत्र कवर्ड है, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, ये सब करें, इंडस्ट्रियल पीस आएगा, ठीक है। क्रिटिसिज्म होता है यही वाला, यही सब कि छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ में बाहर हो जाएंगे क्योंकि 300 का लिमिट है ना, ये सब हमने देखा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के लिए, ठीक है। तो ये सर आप थोड़ा देख लेंगे। सिर्फ सोशल सिक्योरिटी कोड जो है उसी में आपका गीग वर्कर कवर्ड है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमने यहाँ से देखा है, जैसे देखो ये तो सभी वर्कर कवर्ड हैं इसमें, है ना, और इसमें जो है ऑल वर्कर्स इंक्लूडिंग गीग वर्कर, तो गीग वर्कर और जो कवर्ड है प्लेटफॉर्म वर्कर वो सिर्फ और सिर्फ आपका सोशल सिक्योरिटी कोड में है। और हमारा जो कोड ऑन वेजेज है वो उसमें भी देखो गीग वर्कर कवर्ड है, तो 2 में कवर्ड है 2 में नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जिसमें जिसमें बाकी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दिया होगा उसमें कवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से कोई ऊपर तो है नहीं भाई। आप इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के लेके ये सब तुमने देख ही लिया था, ठीक है। चलो ये हो गया, और लेटेस्ट अपडेट क्या है, ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, ठीक। उसके बाद है कंटेम्प्रेरी इशू एंड चैलेंजेज इन इंडस्ट्रियल रिलेशन प्राइवेटाइजेशन। अब यहाँ पे देखते हैं कि औद्योगिक संबंधों में समकालीन मुद्दे, चुनौतियाँ, निजीकरण, गीग अर्थव्यवस्था, एआई, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब थोड़ा मतलब सब्जेक्टिव टाइप का है, तो इसमें उतना समझाने का नहीं है, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो आज हम लोग पढ़ते हैं वो किस किस चीज़ों से, ठीक है, अभी जो प्रेजेंट में इंडस्ट्रियल रिलेशन लोग देखते हैं वो किन किन चीज़ों से जो है शेप हुआ है, आकार दिया है। अभी का जो इंडस्ट्रियल रिलेशन औद्योगिक संबंध है उसको आकार देने में कौन कौन सा
रोल प्ले किया। तो वही है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, सिंपल सा चीज़ है। टेक्नोलॉजिकल चेंज, टेक्नोलॉजी का जब भी चेंज होगा तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस में चेंज होगा। डिक्लाइन और परमानेंट जब चेंज होगा तो कॉन्टेक्चुअल ये सब आएगा, गीग वर्कर ये सब आएंगे। फिर वीकनिंग ऑफ यूनियन, ट्रेड यूनियन चेंज होगा तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी चेंज हो जाएगा, वर्कर का पावर कम होगा। न्यू फॉर्म ऑफ वर्कर एसोसिएशन अगर नए टाइप के होंगे तो लेबर कोड के कारण भी इंडस्ट्रियल रिलेशन चेंज हुआ है, ठीक है। फिर प्राइवेटाइजेशन कैसे चेंज किया तो ये सब देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइवेटाइजेशन होने के बाद क्या हुआ, निजीकरण के बाद सरकारी जो कंपनियां थी वो कम हो गई, सरकार का कंट्रोल कम हो गया, प्राइवेट लोग आने लगे, तो प्राइवेट लोग डोमिनेंस करने लगे, एम्प्लॉयमेंट में उनका प्रभुत्व बढ़ने लगा। अब प्राइवेट लोग आएंगे तो वो लेबर वेबर पर उतना ध्यान नहीं देंगे, सामाजिक सुरक्षा ये सब कम उतना ध्यान देते हैं, इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि सरकार उसको रेगुलेट करे, है ना। तो इससे क्या हुआ, जो यूनियन का जो स्ट्रेंथ था, है ना, वो कम हो गया, क्योंकि पीएसयू में सरकारी कंपनियों में बहुत स्ट्रॉन्ग पीएसयू होती थी, ट्रेड यूनियन। अब वो सब नहीं रही। पहले आप याद रखिए, पहले ट्रेड यूनियन सब कितना पावरफुल होता था, बैंक सब बंद कर देते थे, रेलवे ये सब। तो अब उतना, आप कहाँ उतना नाम सुनते हो आप ट्रेड यूनियन का, है ना। फिर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कारण कंपटीशन बढ़ा, तो कंपनियों का खर्चा कम करो भाई, साइज कम करो, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आओ, मजदूरों को ठेका पे रखो ताकि आपको उसको सोशल सिक्योरिटी ये सब ना देना पड़े, कलेक्टिव बार्गेनिंग ये सब कम हुआ, और लोग इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट, लोग मिलजुल के एक साथ बार्गेनिंग करने की जगह जो है व्यक्तिगत अनुबंध होने लगा, एमएनसी बढ़ने लगा, नया वर्क कल्चर आया, नई वर्क कार्य संस्कृति आया, परफॉर्मेंस बेस्ड पे भाई काम करोगे तभी पैसा मिलेगा, पहले ऐसा नहीं था, पहले फिक्स्ड आपको इनकम मिलता था, तो वो सब था। फिर चुनौतियाँ वही हुआ कि जॉब इनसिक्योरिटी होने लगा, काम के लेके, सुरक्षा को लेके, ठीक है। उसी तरह से कॉन्टेक्चुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन, संविदाकरण और अनौपचारिकरण करने के कारण क्या हुआ, अभी भी अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, संगठित क्षेत्र में लगभग 35% वर्कर ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयर भी चाहता है कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट पे रखें ताकि उसमें फ्लेक्सिबल रहे, आपका खर्चा कम हो जाएगा, सोशल सिक्योरिटी ये सब उतना नहीं देना पड़ेगा, दम भर के काम कराइए, पैसा कम दीजिए। दिक्कत वही है, उनका लो वेज उनको मिलता है, तनख्वाह कम मिलता है, सोशल सिक्योरिटी का अभाव रहता है, सोशल प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। कोर्ट का रूलिंग ये है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल केस में बोला है कि ऑटोमेटिक एब्जॉर्प्शन नहीं करने के लिए, मतलब अगर मान लीजिए किसी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया या नौकरी से उसको निकाल दिया गया या किसी भी कारण से, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी उसको परमानेंट करना ही पड़ेगा। कंपनी पे ये रेस्ट्रिक्शन, मतलब ये जो अनिवार्य था, मैंडेटरी की नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहे हैं मान लीजिए किसी भी कारण से जो आपके कंट्रोल में नहीं था, तो आपको उसको परमानेंट बनाना पड़ता था, ऐसा पहले था। लेकिन कोर्ट ने सेल केस में बोला कि नहीं, ऐसा कोई नहीं होगा कि ऑटोमेटिक एब्जॉर्प्शन उनका हो जाएगा, तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, ठीक है, स्वचालित अवशोषण पे, ठीक है। अवशोषण क्या होता है समझ में आ गया ना, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क करते हैं वो परमानेंट में कन्वर्ट होना, उसको बोलते थे एब्जॉर्प्शन। तो ऑटोमेटिक नहीं होगा, अगर फैक्ट्री को लगेगा कि इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ट्रेड यूनियन जो है रजिस्ट करता है, और लेबर कोड के कारण, थ्रेशोल्ड बढ़ने के कारण जो है लग रहा है कि वो नियोक्ता के प्रति ज़्यादा, एम्प्लॉयर के प्रति ज़्यादा अच्छा है ना। कौन कानून जो फॉर लेबर कोड है। फिर गीग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर को लेके आपको पता, मैंने इसे बता दिया, अब देख लीजिएगा, ठीक है। गीग वर्कर मतलब जो आपका इंडिपेंडेंट वर्कर है, जो किसी फिजिकल प्लेटफॉर्म या डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा जुड़ा हुआ है। प्लेटफॉर्म वर्कर जो है वो किसी ऐप के थ्रू कॉन्टैक्ट में रहता है, ऑटोनॉमी इसमें रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, कोई लेकिन कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं रहेगा, मिनिमम वेज सोशल ये सब नहीं रहेगा, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी कोड में पहला कानून था जिसमें हम लोगों ने उसको कवर किया, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद चैलेंजेज यही है कि यूनियनाइजेशन डिफ़िकल्ट, अब यूनियन बनाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा गीग वर्कर का, प्लेटफॉर्म वर्कर का, क्योंकि वो परमानेंट तो है नहीं, कभी यहाँ है कभी वहाँ, तो यूनियन कैसे बनेगा। इनकम में उनका वॉलेटिलिटी आएगा, आय में स्थिरता आएगा, और एल्गोरिथमिक कंट्रोल होगा, मतलब सारा चीज़ सिस्टम से कंट्रोल होगा, तो उसको दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, राजस्थान ने पहला गीग वर्कर एक्ट लेके आया, मैंगलोर में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ब्लिंकिट स्विगी वाले कि हमको सोशल सिक्योरिटी ये सब दो, ठीक है। डिमांड कर रहे हैं कि हमको इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में दो, मिनिमम वेज में, अभी भी मिनिमम वेज जो ऐसे बोले तो हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है ना। मिनिमम वेज कोड वाला जो है, कोड ऑन वेजेज वाला, अभी उसको जो कवरेज मिला है, जिसको गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट कर रही है, वो सोशल सिक्योरिटी कोड में दिया है, बाकी मिनिमम वेज में उतना कवर नहीं है। बाकी तो इंडस्ट्रियल रिलेशन हो या ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, उसमें तो दिया ही नहीं है, ठीक है। अब देखो, जब टेक्नोलॉजी भी चेंज होता है तो भी हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। जैसे ऑटोमेशन या रोबोटिक्स के कारण, स्वचालन या रोबोटिक्स के कारण चेंज होगा, ठीक है। जॉब लॉस होगा इंडस्ट्री में, ठीक है। एआई के कारण भी जॉब लॉस हो सकता है। अब परफॉर्मेंस देखा जाएगा, परफॉर्मेंस पे काम होगा, वर्क प्लेस में सीसीटीवी कैमरा के द्वारा मॉनिटर किया जा सकता है, तो वर्कर का फ्रीडम ये सब कम होगा।
ठीक है। इंडस्ट्री 4.0 जब आएगा तो छोटे छोटे इंडस्ट्री को डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग ये सब करना पड़ेगा, अपना स्किल को सुधारना पड़ेगा, नहीं तो इंडस्ट्री उसकी बंद हो जाएगी अगर खुद सुधार नहीं किया तो, है ना। फिर चैलेंजेज वही है, री स्किलिंग करने में वर्कर को पुनः स्किल करें, क्योंकि नया नया टेक्नोलॉजी आएगा तो वर्कर को चलाने के लिए स्किल रहना चाहिए। नहीं अगर कोई इंडस्ट्री कर पाएगी तो बंद, प्लस स्किल करने में दोबारा से नया स्किल देने में उसको प्रॉब्लम होगा, है ना। कलेक्टिव बार्गेनिंग जो होगा, डिजिटल वर्क कंडीशन के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कोई डिजिटल ऑनलाइन काम कर रहा है तो ऑनलाइन सब अलग अलग काम कर रहे हैं, ग्रुप नहीं बन पाएगा, यूनियन। तो अगर मान लो उसको कम पैसा दिया जा रहा है जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो वो अपना जब तक एक स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग नहीं करेगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग, सामाजिक सौदेबाजी नहीं करेगा, तो आपको लगता है कि इंडस्ट्री आपका उसका डिमांड सुनेगा? नहीं सुनेगा, ठीक है। ILO ने भी 2024 रिपोर्ट में बोला है और देशों को बोला है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इम्पैक्ट होगा लेबर के राइट पे, उसको लेके कंट्री को बोला है, कंट्रियों को, कि वो आप उसको विनियमित कीजिए, कि ठीक है। फिर ट्रेड यूनियन का क्या क्या समस्या हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन को क्या क्या दिक्कत हो रहा है, उसका जो संख्या हो रहा है वो कम हो रहा है, खासकर प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। यूनियन जो है वो टूट रहा है, पॉलिटिकल अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में बट जा रहा है, हमने पहले भी देख लिया। एम्प्लॉयर भी नहीं चाह रहा है कि यूनियन बने, ठीक है। एम्प्लॉयर क्यों चाहेगा कि यूनियन को बनवाना, है ना। फिर वाइट कॉलर यूनियन बन रहा है, मतलब वाइट कॉलर मतलब जो आपका IT एम्प्लॉय में काम करते हैं, IT सेक्टर में, या गिग वर्कर, उनका यूनियन जो है धीरे धीरे करके बन रहा है, लेकिन उसमें उतना बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा क्योंकि सब अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे IT और ITES जो है आपका सेक्टर यूनियन बन रहा है तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब में। उसी तरह से जेंडर और हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशंस का अगर समझें तो वर्कर का वीमेन का जो पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स में वो बहुत कम है। अगर हम बात करें पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, जो पीरियोडिकली जो है लेबर फोर्स में देखता है कि कितना श्रम बल है, तो महिलाएं जो है वो 24% है, ठीक है। और दिक्कत क्या है, महिलाओं को वेतन जो है बराबर नहीं मिलता है, कानून है सबको बराबर दो, लेकिन वेज में गैप है, मेन और वीमेन में। मैटरनिटी डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस ऑन एम्प्लॉयर, क्योंकि मैटरनिटी बेनिफिट जो है मातृत्व लाभ का बेनिफिट अगर कोई महिला को मिलेगा तो उसका खर्चा कौन उठाएगा। उसमें क्या है कि आदमी वीमेन जो है उसको 26 वीक्स तक का छुट्टी भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा जितना दिन वो काम नहीं करेगी, ठीक है। तो एम्प्लॉयर पे बर्डन हो गया कि भाई हम काम भी नहीं ले रहे हैं उससे और हमको बदले में उसको पैसा भी देना पड़ रहा है। तो इसीलिए एम्प्लॉयर नहीं चाहता है कि जो प्रेग्नेंट वीमेन है उसको नौकरी पे रखना, ठीक है। या जिसका डिलीवरी हो गया है उसको बच्चे को मतलब उसकी माँ को नौकरी पे रखना या हटा देता है। इस तरह से कानून का उल्लंघन है, कानून का जो है वो तोड़ रहा है। लेकिन आपको पता है कि इंडिया में उतने स्ट्रिक्टली जो है या फिर कानून इन्फोर्स नहीं होता है ना। कानून है ना कि ट्रैफिक पुलिस गाड़ी जो है राइट साइड में नहीं चलाना है, लेफ्ट में चलाना है कि नहीं। उसके बाद हेलमेट पहन कर चलाना है। टैक्स तो चलो सब देते ही हैं। या फिर और भी बहुत सारा चीज़ है जो कानून, जैसे खुले में शौच नहीं करना है, उसको लेके गंदगी नहीं फैलाना है, फ़ाइन लगेगा। कितने लोग आप देखते हैं कि ये फॉलो करते हैं? बहुत कम, ठीक है। इसके कारण इसीलिए इंडिया जो है क्या है उतनी ज़्यादा तेज़ी से डेवलप नहीं हो पा रहा है। फिर सेक्सुअल हरासमेंट जो है उसको भी महिलाओं को फेस करना पड़ता है। गिग वर्कर जो होते हैं वो महिलाओं को अट्रैक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि गिग वर्कर टेम्प्रेरी होते हैं, सोशल सिक्योरिटी नहीं देना होता है, इसलिए एम्प्लॉयर लोग चाहते हैं कि फीमेल को ही रखना, ठीक है। और गिग वर्कर अगर बनेगी महिलाएं तो उसको मैटरनिटी और चाइल्ड केयर ये सब नहीं मिलेगा, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम लोगों ने देखा मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो नहीं मिलता है, ठीक है। अभी हाँ नया कोड में है लेकिन अभी तो नहीं है। उसी तरह से वो अभी डिबेट चल रहा है कि क्या मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो गिग या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उस पर भी उसको लेकर बहस हो रहा है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे इम्पैक्ट करता है वैश्वीकरण इंडस्ट्रियल रिलेशंस को? तो बहुत सारी कंपनी जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन, लोकल जो इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है उसको इम्प्लीमेंट जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं है, ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय, ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, ये आपका औद्योगिक संबंध है ना। जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध लिखा हुआ है आप उसको कर लीजिएगा औद्योगिक संबंध, ठीक है। तो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जिसके बारे में हम लोगों ने देख लिया, जो एक वॉलेंट्री एग्रीमेंट होता है, ठीक है, तो उसके थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ILO भी बोल रहा है इंडिया को कि इंडिया को रेटिफाई करना चाहिए C87 और C98 कन्वेंशन। ऑलरेडी हमने इसके बारे में देख लिया है। C87 कन्वेंशन बोलता है, कन्वेंशन 87 नंबर का क्या, ये एसोसिएशन बनाने का फ्रीडम होना चाहिए लेबर को। और C98 कन्वेंशन ये बोलता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का पावर जो है आपको होना चाहिए किसको, वर्कर्स को, ठीक है। इंडिया हेजिटेंट बोल रहा है कि हम नहीं अभी इसको लागू कर सकते हैं, क्योंकि इससे गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जो स्ट्राइक है
उसमें जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है वो ख़त्म करना पड़ेगा हमको, ठीक है। सप्लाई चेन का अकाउंटेबिलिटी भी रहता है, कहीं अगर लेबर राइट एक पार्ट में हो रहा है तो उसके कारण दूसरा इम्पैक्ट एरिया में इम्पैक्ट हो सकता है सप्लाई चेन, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आईफोन बन रहा है कहाँ पे, चाइना में, या उसका सामान कहीं और से आ रहा है, तो जहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है वहाँ के अगर वर्कर लोग अगर स्ट्राइक कर लेंगे तो सप्लाई चेन जो होगा, आपूर्ति श्रृंखला, वो बाधित होगा, तो उसको लोग भी लेके इशू रहता है, ठीक है। फिर लेबर कोड में और भी क्या चैलेंजेज है, अभी तो वही है कि अभी तक पास हो गया है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। यूनियन का डिमांड है कि जो 300 वर्कर का जो आपका लिमिट है उसको घटा के आप 100 वर्कर कीजिए, ताकि छोटे छोटे इस्टेब्लिशमेंट भी कवर्ड हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, 100 से बढ़ा के 300 किया था, ठीक है। स्ट्राइक का राइट को, स्ट्राइक का हमने देखा कि बहुत सारा कंडीशन लगा दिया गया, तो स्ट्राइक करना, हड़ताल करना डिफ़िकल्ट हो गया। इन्होंने बोला कि नहीं, स्ट्राइक अधिकार को संरक्षण दीजिए। गीग वर्कर को इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में शामिल करने के लिए बोला है, अभी शामिल नहीं है। उसके बाद एम्प्लॉयर बोल रहे हैं कि हम लोग को ऐसा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ईजी होना चाहिए, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े। करंट स्टेटस यही है कि अभी ये लागू नहीं हुआ, जिसके कारण इंडस्ट्री में अनसर्टेनिटी है। उद्योग को भी, जो उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको भी लग रहा है कि क्या होगा, लागू होगा नहीं होगा, एम्प्लॉयर को भी नहीं पता, एम्प्लॉय को भी नहीं पता, और ट्रेड यूनियन तो थोड़ा असमंजस में है, स्टेट गवर्नमेंट, ये सारा लोग है ना। आप देखते हैं ESG एंड ग्रीन जॉब्स, ठीक है। ESG मतलब इन्वायरमेंट, ई से इन्वायरमेंट, एस से सोशल और जी से गवर्नेंस। तो ESG जॉब्स वो होते हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, सोसाइटी के लिए भी अच्छा हो और गवर्नेंस भी उसका अच्छे से किया जा सके। तो कंपनियों पे प्रेशर है कि आप लेबर स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख के ESG जॉब्स क्रिएट कीजिए। ग्रीन जॉब्स का बात हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी में है ना, नवीकरणीय ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में है ना, नया अपॉर्चुनिटी आ रहा है। तो नया, जब नए नए इंडस्ट्री आएंगे जो इन्वायरमेंट ये सब में काम करेंगे, तो नए नए मजदूर, हमको वर्कर भी चाहिए, तो उनका स्किल को जो है री स्किल करना पड़ेगा, पुनः उसको कौशलीकरण करना पड़ेगा, नया नया स्किल देना पड़ेगा। ILO ने और इंडिया ने एक कोलैबोरेशन किया है, समझौता किया है, सहयोग किया है 2024 में, और ये बोलें कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए हम लोग ग्रीन जॉब्स भारत में क्रिएट होना चाहिए, दोनों मिल के करेंगे, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट क्या क्या है 23 से 5 तक कि गीग वर्कर के लिए प्लेटफॉर्म, राजस्थान जो है गीग एक्ट लेकर आया, पहला स्टेट बना है, ठीक है। कर्नाटका भी लाने का बात बोल रहा है। स्ट्राइक, हाल ही में रेलवे और बैंक एम्प्लॉय ने 2024 में स्ट्राइक किया कि रेलवे और बैंक का प्राइवेटाइजेशन नहीं करने के लिए। 2023 में ILO का एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ए फंडामेंटल राइट एट वर्क। एक को रिपोर्ट जारी किया जिसमें बोला गया है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जो है एक फंडामेंटल राइट है वर्क पे, कार्यस्थल पे। डिजिटल वर्क के लिए सेबी ने 2024 में कंसल्टेशन कर रही है, परामर्श ले रही है, और कॉरपोरेट बॉडी को, वो कॉरपोरेट बोर्ड्स को में बोल रही है कि एम्प्लॉय का रिप्रेजेंटेशन भी कॉरपोरेट बोर्ड में होना चाहिए, ठीक है, जो डिजिटली काम कर रहे हैं उसमें। उसके बाद OPS और NPS को लेके विवाद, मतलब बहस चल रहा है। वीमेन का वर्कर्स को लेके सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, उसके लिए मैटरनिटी बेनिफिट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है। यहाँ पे कुछ केस स्टडी है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ केस स्टडी है कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ने अलग अलग बोला है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। बस नाम याद रखिएगा और क्या बोला गया वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे ऑल इंडिया बैंक्स एम्प्लॉय एसोसिएशन वर्सेस नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल 1962 का एक सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, उसका नाम था अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ बनाम राष्ट्र इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो है ट्रेड यूनियन को या मज़दूरों को एक एसोसिएशन बनाने का अधिकार तो है, लेकिन उस एसोसिएशन को मान्यता देना नहीं देना, ठीक है, वो सरकार का है, ठीक है। यहाँ तक कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का पावर भी जो है आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C में नहीं दिया जा सकता है, समझे। अब देखिए, ये फंडामेंटल राइट नहीं है ना, रिकॉग्नाइज करना और कलेक्टिव बार्गेनिंग करना। इसलिए देखिए, अगर ये फंडामेंटल राइट होता तो भारत की पार्लियामेंट जो है इसको, जो हम लोग कन्वेंशन देखे, कन्वेंशन नंबर कौन सा था, 87 था ना, ये जो था कौन सा कन्वेंशन था, वो 98 था। तो 98 कन्वेंशन जो था कलेक्टिव बार्गेनिंग का, वो उसको अभी पार्लियामेंट ने भारत की पास नहीं किया है। तो अगर ये फंडामेंटल राइट होता तो पास करना होता। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई ये फंडामेंटल राइट नहीं है, मतलब कोई भी ट्रेड यूनियन बनाना, ठीक है, वो तो आपका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C के अंदर संघ बनाना, लेकिन उसका मान्यता देना, रिकॉग्निशन करना या फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग करना, सामूहिक सौदेबाजी, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। तो समझे, आपको ट्रेड यूनियन एक्ट के अंडर में रिकॉग्निशन स्टैट्यूटरी अधिकार है, कानूनी अधिकार है, ठीक है, लेकिन आपका ये मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है। उसी तरह से बालमेर लॉरी वर्कर्स यूनियन वर्सेस बालमेर लॉरी केस था, ठीक है।
तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मैनेजमेंट का ये अधिकार है कि वो बहुत सारे